the late connection because I'm facing some net issue or network issue over here. The current I lost, so that's why I just go outside to connect with my mobile phone. Now the current is in, so we started our today's topic. आज हम पूरा अकाउंट्स को बेस लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बेस पे बिजनेस इन्वायरमेंट वी आर स्टडीड ओवर दैट। तो आज हम ऐड कर लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। Only give me the 1 minute. Okay. So let me discuss about the what do you mean by the double entry. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं because maybe the 3 students are connect with us, so just wait 5 minutes only more कि कोई अगर ऑफिशियल में होगा तो they will connect with us. Okay, only 2 minutes we are going to be wait over there. Let me start our today's topic. पहले हम ले लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हमने डबल एंट्री सिस्टम सुना था 11th में, नाउ इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में एंड फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए में। एज पर आवर सिलेबस, जब तक आपको डबल एंट्री के कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको अकाउंट्स के बेसिक जो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था वो नहीं समझेगा। तो उसके लिए मैं एक एक्सेल शीट लेकर ओपन कर लेती हूँ, जिसके थ्रू से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। पहले तो डबल एंट्री मीन्स व्हाट कि कभी भी हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके 2 इफेक्ट होते हैं। ओके, एक रिसीवर होता है और एक डेट पेएबल होता है। ओके, रिसीव यानी कोई भी चीज रिसीव करने वाला, नॉट कंपल्सरी कि कैश, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, रिसीव। एंड एक जो होता है वो सारी चीजें पे करने वाला होता है और एक्सपेंसेस ऑकर्ड करने वाला होता है। तो हम लोग इसके लिए अकाउंट का जो फंडा है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट हम वो करेंगे जो हमारे पास आएगा, क्रेडिट हम वो डेबिट और सारे एक्सपेंसेस हो गए, सारे लॉसेस हो गए। क्रेडिट वो करेंगे जिसके अंदर सारे इनकम्स एंड गेन्स हो गए। ठीक है, अभी उसके बेस पर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लेता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 26 टू 28 फॉर्म्स हैं, जो मैं आपको 22 है ऑलमोस्ट, मेरे पास तो 22 के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है राइट ना। तो पहले मैं वो पेज आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगी। अकाउंट 1 जो अंडर सेक्शन 1 स्टैंडर्ड, अकाउंट स्टैंडर्ड 1 AS1 आपको पूछा होता है कि AS1 किसके लिए होता है, AS2 किसके लिए होता है। जिस तरह से हमारे लॉज होते हैं है ना, सेक्शन 32 सेक्शन 31, तो वैसे अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंट के अंदर अंडर सेक्शन 1 होता है डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसके अंदर हम कंपनीज के अंदर जो जो पॉलिसीज यूज होगी उसको डिफाइन करते हैं। अंडर सेक्शन 2 के अंदर होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज यानी स्टॉक के बारे में। अंडर सेक्शन 3 के अंदर होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब व्हाट कम्स इन गोस आउट, कैश का ट्रांजेक्शन, ओनली कैश, हाउ मच वी आर अर्न और हाउ मच वी आर एक्सपेंस। नाउ AS16 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, और ये हम लोगों को एज पर द पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये चीज कंपलसरी आती है, डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट। तो ये आपको याद रखना है। ये बना था 1 अप्रैल 1995 से, अंडर सेक्शन 6 डेप्रिसिएशन अकाउंट। ना अंडर सेक्शन 8 अकाउंटिंग ऑफ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
ओके, हमने उसके अंदर क्या क्या चीजें न्यू एडिशन की है, क्या क्या डेवलपमेंटेशन आए। अब देखो डेवलपमेंटेशन के साथ पहले जो हम लोग था ना वो एक मार्किंग सिस्टम से करते थे, यानी 4 लाइन स्टैटिस्टिक वे, 4 लाइन फिर 1 लाइन स्लिपिंग, फिर 4 लाइन फिर 1 लाइन स्लिपिंग। नाउ उसके बाद कैसा हो गया, कैलकुलेशंस आ गए 1 2 3 4, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, देन प्रोसीजर वाइज कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंसेस को एक साइड रखो, इनकम को एक साइड रखो, ये सारे रिकॉर्ड। अंडर सेक्शन 9 में हो जाता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कितना रेवेन्यू हमने हुआ था उसके। सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 6 और अंडर सेक्शन 10 आपको लर्न रखना है लाइफ टाइम के लिए, अकाउंट ऑन फॉर द फिक्स असेट, इसके लिए होता है फिक्स असेट के लिए, जिसके अंदर आप सारे रिकॉर्ड मेंशन करते हो कि कंपनी है। नाउ अंडर सेक्शन 12 होता है अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट, अंडर सेक्शन 13 होता है अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट, और अंडर सेक्शन 22 ये भी आपको लर्न रखना है बिकॉज ऑफ द डेथ, ये टैक्सेशन आगे जाकर जो भी आपको आएगा तो ये आपको कंपलसरी होगा, टैक्स एंड इन द इनकम्स। ओके, ना बुक कीपिंग के बारे में बता दिया है मैंने आपको, गुड्स के बारे में बता दिया है आपको ना, उसके बारे में यानी इसके अंदर हम लोग जो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो मेन कंसेप्ट होते हैं वो है bookkeeping. What do you mean by the bookkeeping? To record the transaction of buying and selling process, it is called a bookkeeping. Now what do you mean by the goods? Goods what we are going to be buy or sell. Capital which is invested into the firm. Drawing which is withdrawal from the firm. Goodwill is a reputation. Transaction buying and selling. Okay, one person is going to be buy and say, one person is going to be sell. So this going to be the transaction. It is called a transaction between two people. Transaction minimum occurred between the two people, और हमेशा transaction दो ही people के बीच में होता है, अनदर 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 के बाद यानी वो अलग सेपरेट लाइंस बनती जाती है। व्हाट इज अ कैश डिस्काउंट, ये भी मैंने आपको जब डिस्काउंट के कंसेप्ट फिर भी एक बार बता देती हूँ। एक व्हाइट बोर्ड की शीट ले लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। देखिए हमारे पास हो जाता है एक बुक है, ओके, बुक है जो मैंने पब्लिश किया है, ओके, उसकी कॉस्ट है मैंने रखी है 100 रुपीज, ओके, उसका कॉस्ट कितना रखा है 100 रुपीज, ओके। अभी आप में से किसी ने कहा मैडम हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए, तो मैंने ऑफर लगा दिया, अभी मैंने ये पब्लिश तो कर दिया है, कोई ले नहीं रहा था, तो मैंने लिखा है कि अगर ये नोट्स आप प्रीफर करोगे तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगी, 10% डिस्काउंट पे मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट अगर ऑर्डर करते हैं तो मैं उनको क्या दूंगी 10% डिस्काउंट दूंगी, यानी वो बुक आपको कितने में मिलेगी, अगर आप में से 10 लोग जो फर्स्ट ऑर्डर डालोगे तो उनको चीज कितने में मिलेगी 90 में मिलेगी। तो ये जो मैंने डिस्काउंट पहले से आपको शो किया है ना, ये आपको क्या दिया है मैंने ट्रेड डिस्काउंट, ये मैंने आपको क्या दिया है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा पब्लिक जो है अभी हम लोग खुद एक वो शॉपिंग करने के लिए डिस्काउंट, वो चाहे 2 रुपीज का हो या 10 रुपीज का हो, शॉपिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो जब भी हम लोगों को एक साथ 5 बुक ऑर्डर देते हैं, ओके, तो 5 9 जा 45, तो वो बुक उसको कितने में मिलनी चाहिए थे 450, लेकिन मैंने उसको और क्या दे दिया, मैंने उसको और दे दिया कि आपको 50 रुपीज में और डिस्काउंट दे देती हूँ, कितने रुपीज का 50 रुपीज का। तो ये जो 50 रुपीज मैंने उसको डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट क्या कहलाता है कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको क्वेश्चन आएगा ट्रेड डिस्काउंट क्या है तो आप लिख सकते हो, कैश डिस्काउंट क्या है तो आप कर सकते हो। यस, इज दिस क्लियर? यस मैम। ना यस मैम। फिर उसके बाद आ जाता है नेम द फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द बिजनेस, एक्सप्लेन द टर्म प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है, अगर अभी मेरा अभी आप लोग देखोगे कि मैं तो डिस्काउंट दे रही हूँ डिस्काउंट दे रही हूँ, ये जो बुक हम लोग पब्लिश करते हैं या बुक जो रहती है ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट अगर रहती है ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 या 60 रुपीज तक रहती है, ओके।
तो उसके ऊपर हम लोग शॉपकीपर या कोई भी जो है 40% जो है अर्न करता है, चाहे वो गवर्नमेंट बुक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बुक हो। जो भी डीलर होता है वो 40% क्या करता है, अर्न करता है। यहाँ पे जो मार्केटिंग लाइन में होंगे उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। वो अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते होगे तो यू शुड नो डेट कि आप कितना मार्जिन रख के बेचते हो। करेक्ट। तो ये 40% जो मार्जिन हो जाती है हम लोग जो अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये डिस्काउंट है, अर्निंग प्रोसेस है, कितना हम अर्न करने का ये कैपेसिटी हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि हम लोगों को हिडन कैसे करना है और किस तरह से अर्न करना है। ओके नाउ, तो ये जो हम लोग अगर समझो एक बुक है, अगर मेरे को ये 50 रुपीज की बुक है, अगर मैंने उसको 60 रुपीज में भी बेचा तो 10 रुपीज क्या होगा, मेरे लिए बेनिफिट ही होगा। अब ये जो 50 रुपीज की बुक थी वो मैंने अगर 90 रुपीज में भी बेचा, 90 के बाद अगर 5 बुक, ओके, 5 बुक 450 की जगह पे मैंने 400 में बेचा। ओके, अगर 50 के हिसाब से 500, 5 5 25, तो भी तो देखो मेरा रेट कितना था, 250 रुपीज, और मुझे बेनिफिट कितने का हुआ, 400 माइनस 250। ओके, 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 150 रुपीज अभी भी मुझे प्रॉफिट है। इज दिस क्लियर? ये हो गया मेरा प्रॉफिट कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? यस मैम। अभी देखिए कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहलाता है, जिस तरह प्रॉफिट कंसेप्ट होता है ना, उसी तरह कॉस्ट कंसेप्ट भी होता है। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, अभी देखो मैंने सोचा है कि मैं कोई एक नई चीज लॉन्च करूँ, ठीक है। अभी जिस तरह से मैं आपको ये स्क्रीन पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये स्क्रीन के भी आपने देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ऐसे स्लेट पेन जैसा जो है लैपटॉप पे लिखने के लिए जो है, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग यानी पैड मिलता है वो, तो वो अभी लॉन्च हुआ है न्यूली। ओके, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि स्टडी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करवाना, क्लियरिफिकेशन करवाना बहुत इजी हो जाता है उससे। तो वो बहुत इजी चल रहा है, जिससे मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये जो कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केट में वैल्यू बनानी पड़ेगी कि कितने में बनेगा। एज अगर मैं ब्रांडेड लेने जाती हूँ आईपैड का या आईफोन का या सैमसंग का, ओके, तो वो ब्रांड की वजह से उसका रेट कितना चले जाता है, 50,000 एंड अबव, और उसके अंदर चिप्स वगैरह जो रहता है वो गारंटीड वारंटी मिलता है। अभी चाइना ने क्या किया, वही चीज को कंपटीशन लाने के लिए उसने मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर दिया मेकिंग। तो देखिए एक जीरो का फर्क कहाँ से कहाँ हम लोगों को बेनिफिट पे लेके जा रहा है। पब्लिक ने क्या किया कि 50,000 वो स्पेंड नहीं कर सकती है, वो एक टाइम में 5,000 स्पेंड कर सकती है। पब्लिक ने इसको बायकआउट कर दिया, इसको लेना छोड़ दिया, इसके ऊपर चले गई। अब इसकी क्वालिटी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, बट इसकी क्या गारंटी वारंटी आपको सब है, वारंटी एक्सटेंड का प्रोसेस भी है आपको। लेकिन आजकल फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से पब्लिक क्या करती है, लो कॉस्ट को क्या करना करती है, बाय करना प्रीफर करती है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हायर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। आजकल लोग क्या करते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उसकी लाइफ गारंटी कितनी भी हो, वो एक दिन चले या 10 दिन चले। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो जब भी हम लोगों को मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, लाइक अगर मुझे एक बुक लॉन्च करनी है, तो मैं एज कंपेयर टू द अदर ब्रांड, जैसे अभी टारगेट पब्लिकेशंस है, मन्नान पब्लिकेशंस है, ठीक है, और कौन से थे, कुछ और भी पब्लिकेशंस है, ये अपना उत्तम पब्लिकेशंस है, ये 3 पब्लिकेशंस है, ये हर साल बुक पब्लिश करती है, ठीक है। इसका रेट है 450, इसका रेट है 400, इसका रेट है 350। ओके, पब्लिक नाम के ले जाती है मन्नान प्रकाशन के पास। टारगेट वाले अभी आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म में चले हैं, ठीक है। उत्तम पब्लिकेशन ये बहुत ज्यादा प्रीफरेबल और अच्छी बुक है, लेकिन पब्लिक इसको ज्यादा छोड़कर इन दोनों को ज्यादा प्रीफर करती है, ठीक है। अब इनके कंपटीशन में किसको उतरना है, मुझको उतरना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पब्लिकेशन को लॉन्च करने के लिए उसका सेमिनार देना पड़ेगा, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या देना पड़ेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके पब्लिक मेरी बुक बाय करेगी ना। अदरवाइज व्हाई शुड दे बाय माय प्रोडक्ट। वो बोलेंगे हमको वही रेट में, अगर यही बुक मैं 400 के रेट में अगर लॉन्च करूँ, वो बोलेंगे हमको तो ये ब्रांडेड मिल रहा है, तो व्हाई वी आर प्रिफेरिंग दिस योर बुक, ठीक है। तो हमको अपने अंदर कोई क्वालिटी ऑफ चीजें इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, तब जाके पब्लिक क्या करेगी, बाय करेगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि उसकी ब्रांडिंग करवानी पड़ेगी,
कोई रेप्यूटेड पर्सन अगर उसकी ब्रांड कर दे, अभी जैसे कि देखो, आपने देखा होगा बायजूस एंड वेदांतु ऐप, है ना? तो बायजूस का ऐप शाहरुख खान कर रहे थे, तो वेदांतु का ऐप जो है अमिताभ बच्चन कर रहे थे। अपनी केबीसी में वो सजेस्ट करते हैं कि वेदांतु के अंदर अगर आप लॉगिन करवाते हो तो आपके बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूवमेंट हो जाएगी ऑनलाइन के बेस पर, ये एंड ऑल। एंड उसके बाद उनको ज्यादा स्कोप मिलेगा, बहुत सारी चीजें, तो ये ब्रांडिंग हो गई। ठीक है, अगर यही चीज अगर वो टीचमेंट की तरह करते, टीचमेंट का कौन कर रहा है, कोई एक अच्छे एक्टर है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, वो उसको एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हम टीचमेंट पे करते हैं। जैसे जूही चावला का एक लेक्चर उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया साइकोलॉजी के बेस पर, कि मतलब वाओ कि हमारा बच्चा जूही चावला से सीखेगा एंड ऑल दिस थिंग। तो ये क्या हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, वो वही टॉपिक पढ़ाएगी जो हम पढ़ा रहे, नॉर्मल टीचर्स पढ़ा रहे। द वे ऑफ एजुकेशन, उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि हमारे बच्चे ने इनसे सीखा है। तो एक वेल क्वालिफाइड एंड रेप्यूटेड पर्सन अगर आपके सामने आ जाता है तो उसकी इमेज एक अलग होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल टीचर्स के बेस पर। ठीक है, वो भी वही पढ़ाएगा, वो भी वही पढ़ाएगा, एक आइडियोलॉजी माइंड में बन जाती है सबकी। ओके, अगर हम हमारे इसमें देखने जाए तो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे आइडियोलॉजिस्ट हो गए, तो एज कंपेयर टू द अगर लाइक वर्ल्ड वाइड अगर हम देखना जाए तो अलग अलग रहते हैं। जैसा कि अंबेडकर है, ठीक है, उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद है, फिर डॉक्टर कलाम है, डॉक्टर दूसरे भी है बहुत सारे ऐसे जो है जिनकी वजह से हम उनको क्या करते हैं, आइडियोलॉजिस्ट मान के चलते हैं। इस करेक्ट, रिलीजियस को लेकर अलग चीजें हो जाती है, आइडियोलॉजी से रिलीजियस की अलग हो जाती है। आई एम द मुस्लिम, तो मेरे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियोलॉजिस्ट है, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बताते हैं, किस तरह से फॉलो अप बताते हैं। आपके इसमें रामायण में अलग हो गए, गीता के अंदर अलग हो गए, है ना, भगवत गीता में अलग हो गए, पुराण में अलग हो गए, संस्कृत के अलग उसमें अलग हो गए, बाइबल के हिसाब से अलग हो गए। इज दिस करेक्ट? तो ये अलग आइडियोलॉजीज के बेस पर जाता है। तो ये जो कॉस्ट है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करता है कि हमको जब कंपटीशन में लाना है तो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो ऐसा लगाया जाए कि अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो अगर रेसेशन आ जाए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाए कंपटीशन में हमारा, तो वो हमको जो है फर्स्ट हमारे सेल में ही उतना बेनिफिट दे दे, तो आगे जाके जो बैकअप में हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो हमारा क्या हो, लॉस में ना जाए। इज दिस करेक्ट? क्लियर एवरीवन? यस मैम। ना, इसमें अब ये चीज थी, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए थे अकाउंट्स के। अब मैं आ रही हूँ डबल एंट्री की तरफ। ठीक है, डबल एंट्री के अंदर है ना, सबसे पहले आपको एक बाइफरकेशन याद करना पड़ेगा। रियल, मैंने आपको ये बताया था क्या, रियल, पर्सनल और नॉमिनल? यस मैम। हाँ, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। पर्सनल मतलब किसी पर्सन का नेम या कोई बैंकिंग का नेम या कोई भी कंपनी या ब्रांड का नेम जो भी आपको दिया गया वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ओके, नाउ उसके बाद अगर हमने पर्सनल के अंदर एक और एक चीज आ जाएगी, अगर हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किया हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे तो वो हमारे पर्सनल हो गए ना, क्योंकि हमने पे या तो ज्यादा एडवांस में पे कर दिया है या तो हमने पे करना फ्यूचर का बाकी था। ओके, ये क्या था, रिमेन था, आउटस्टैंडिंग मतलब रिमेन। इज दिस क्लियर? और ये हमने एडवांस, प्रीपेड मतलब एडवांस, तो ये दोनों चीजें अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, ओके, तो ये दोनों चीजें किस में आ जाती है, पर्सनल में आ जाती है। ये एक चीज याद रखनी थी। रियल के अंदर मैंने आपको बताया था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर मीन्स व्हाट, कि आपको क्या करना है, सारे आपके असेट्स के रिकॉर्ड रखने हैं। इनटेंजिबल मीन्स व्हाट, आपका इंटेंजिबल में तीन ही चीज आती है, गुडविल, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट। आई थॉट कि मैंने वो आपका माइंड कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है उनके बेस पर। नॉमिनल के अंदर आ जाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जिसके अंदर आ जाते हैं सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। नाउ इनकम पे आ जाते हैं सारे इनकम, चाहे हमको कमीशन मिल रहा हो, चाहे हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, चाहे हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारे लिए नॉमिनल। यानी नॉमिनल में एज यूजुअल खाली एक ही चीज याद रखनी है कि नॉमिनल में हमको क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस को रखना है। इज दिस क्लियर? अच्छा, किसी को डाउट है इसके ऊपर, बेसिक चीजों पे? हेलो, इज दिस एनी डाउट?
ना एक चीज याद रखिए, ये चीज मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा ये बोर्ड कम लेती हूँ, एक रिमाइंड के लिए मैं आपके लिए है ना ये कर लेती हूँ। अभी व्हाइट बोर्ड की जगह मैं आपके साथ एक ये स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके ओके, ये तो अलग था, एक सेकेंड। नो ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। ये चीज आपको अपने पास लिख के रखनी है। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। एक्सेल शीट ओपन है ना आपके पास? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये बाइफरगेशन हमको करने आना चाहिए। पर्सनल, पर्सनल के लिए हम लोगों को 2 लाइन होती है। पर्सनल के लिए 2 लाइन हमारी क्या होती है? अगर पर्सनल का अकाउंट का कोई भी चीज पर्सनल अकाउंट में अगर डेबिट में जा रही है तो हम लिखेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, अगर यही चीज अगर हमको होता है रियल के लिए आ जाता है, रियल अकाउंट के लिए पूछता है, तो रियल में हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, भगा दो उसको। ठीक है, उसके बाद अगर हमको नॉमिनल होता है तो नॉमिनल को हम क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इज दिस क्लियर? यस क्या मैम। आपको समझ रहा है? इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, आई कांट हियर योर वॉइस। यस मैम, यस मैम। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग कॉमर्स के हैं तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है जो हमने किया हुआ है, बट एटलीस्ट ये रिवाइज करना है, बिकॉज बहुत ओल्डन टाइम हुआ होगा जिसका भी, अगर समझो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्लियर हुआ है तो ये हम 5 साल पुरानी बातें लेकर बैठे हैं। और मेरे लिए तो मतलब अगर मैं बता रही हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होकर भी, और ये ऑलमोस्ट 10-12 साल पुरानी बात है। तो 10-12 साल पुरानी बात को अगर हम लोग अकाउंटिंग फील्ड में है तो वी शुड रिमेम्बर ऑल दिस थिंग, क्योंकि वो कंप्यूटराइज ट्रांसलेशन रेगुलर कर रहे हैं टैली वगैरह के बेस पर, तो वो हम लोग टच में है। दोज हु आर नॉट इन द कॉर्पोरेट फील्ड, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा ये है। तो होप सो कि आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो देखिए, सबसे पहला क्या हो जाता है, जब भी हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस पर क्या दिया रहता है? अभी देखो, मैं आपको आपके साथ है ना एक क्वेश्चंस क्या करती हूँ, ये कर लेती हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमको क्या करने रहते हैं? 2 एस्पेक्ट्स बताने रहते हैं। ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स मतलब क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद डेबिट में कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट में कौन सा अकाउंट हो रहा है। फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है? क्लासिफाइड अकाउंट करना रहता है। रूल अप्लाइड उसके अंदर पूछा जाता है, ये टेबुलर फॉर्मूला कहते हैं हम इसे। टेबुलर फॉर्मूला कहते हैं जिसके अंदर रूल अप्लाई, कौन से रूल जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि अगर डेबिट होगा तो क्या लिखना है, रियल अकाउंट अगर डेबिट होगा तो क्या लिखना है, रियल अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्या लिखना है, पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा तो क्या लिखना है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्या लिखना है। ओके, सो डेबिट और क्रेडिट, पर्सनल। फिर उसके बाद हमको लिखना है, ये देखिए मैंने उसके लिए नोट्स बना के पहले रखे थे। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने रख लेती हूँ ताकि आपको इजीली और सिंपल सा वे से आपको क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेती हूँ मैं ताकि आपके सामने मैं स्टार्ट कर सकूं। ओके, एक सेकेंड, ये कंट्रोल सी यहाँ से डालती हूँ, कंट्रोल वी। ओके, ये रो को मिटा, यहाँ पे नहीं दे रहा। ओके, लेट्स सी। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर लेती हूँ कि आपको क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेती हूँ, या क्वेश्चन आपको रीड करोगी चलेगा? यस एवरीवन? मैं क्वेश्चन अगर रीड कर लूंगी चलेगा? यस मैम। ओके, चाहिए तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देती हूँ, फिर मैं क्या करूंगी, शीट आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, तो आपको लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी हेल्प हो जाएगी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ये आपके इसके कंसेप्ट क्लियर है या फिर थोड़ा सा करवा दूं आपको? क्योंकि आपके फॉर्मेट में मैंने देखा कि चैप्टर है आपको, इसीलिए मैं आपको ये करा रही हूँ। तो ये करना है कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो दैट। फिर यस, से बता मैं। ओके, हेलो। हाँ हाँ मैं बताती हूँ सर। ओके, सो देखिए, फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर लेती हूँ। राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। ओके, क्वेश्चन है, राजेश स्टार्टेड बिजनेस इन कैश रुपीज 85,000। राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने का? 85,000 का। अभी दिख रहा है आप लोगों को? बोल्ड कर दिया मैंने थोड़ा सा। देखिए, उसके अमाउंट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं आपके कंफर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि मतलब कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, देखिए ये चीज हमको कब याद रखनी, कैसे याद रखने की, वो भी मैं बता दूंगी। फर्स्ट, राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है, टू एस्पेक्ट। तो राजेश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या है, कैश कम्स इन, है ना? कैश कम्स इन हुआ। सेकंड क्या हुआ, प्रोपराइटर इज अ गिवर। प्रोपराइटर कौन बन गया, देने वाला बन गया। तो डेबिट में कौन सा अकाउंट हो गया, कैश आया तो कैश अकाउंट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट में कौन सा अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, है ना? बिजनेस से पैसा लगा दिया मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लासिफिकेशन द अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाता है, कैश हमारा असेट्स में आता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट हमारे क्या होता है, पर्सनल होता है, ये हमारे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मैम। अभी देखिए मैंने रूल अप्लाइड आपको बताया ना, रियल अकाउंट का अगर डेबिट पूछता है तो रियल अकाउंट के डेबिट के लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप यहाँ पे लिखोगे, खाली यहाँ पर आप लिख दोगे डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? पर्सनल, अभी पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट के लिए क्या रूल है, क्रेडिट इज अ गिवर। तो आप लिखोगे प्रोपराइटर इज अ गिवर, ये आपने लिख दिया। अच्छा, डेबिट अकाउंट कौन सा हो रहा है, वापस से यही कैश अकाउंट डेबिट हुआ। ओके, यहाँ पे डालोगे आप डैश डैश डैश, और यहाँ पर आप क्या लिखते हो, कैपिटल अकाउंट। इज दिस क्लियर? ये आपको समझ रही है कंसेप्ट? यस मैम। देखिए वापस से एक बार रिवाइज करती हूँ, हम लोगों का पहले क्वेश्चन आप एक बार रीड कर ले वापस से। क्वेश्चन क्या था, राजेश स्टार्टेड द बिजनेस इन कैश 85,000। यहाँ पे हमको डबल एंट्री सिस्टम में अमाउंट को नहीं देखना रहता है, खाली हम लोगों को ट्रांजेक्शन बिटवीन कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे हो रहे हैं वो देखना है। ठीक है, तो लाइन क्या बोल रही है, राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन कैश। राजेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश में, तो राजेश ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया। ठीक है, तो पैसा कहाँ आया, बिजनेस में आया, तो पैसा आया कम्स इन, तो कैश कम्स इन। अभी पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, तो प्रोपराइटर ही पैसा दे रहा है ना? राजेश कौन है, प्रोपराइटर, जो देने वाला है। बिजनेस के अंदर जो मेन रोल ओनर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपराइटर। तो राजेश इज अ प्रोपराइटर, तो हमने क्या लिखे, प्रोपराइटर इज अ गिवर। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट बने, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट,
क्रेडिट में कौन सा अकाउंट, देखो मैंने इसके सामने ही नहीं लिखा ताकि आपको समझ में आए। एक अकाउंट जनरल एंट्रीज हम ऐसे ही लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट, है ना, ऐसा लिखते हैं ना। फिर क्लासिफिकेशन, कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारा असेट्स होता है, तो इसीलिए हम कैश को क्या लिखेंगे, रियल अकाउंट। जो भी हमारे असेट्स होते हैं उसे हम क्या लिखते हैं, रियल अकाउंट। और प्रोपराइटर, राजेश कौन है, पर्सन है ना, उसने पैसा किस में लगाया, कैपिटल में लगाया, तो पैसा कैपिटल में लगाया, पर्सनल है, तो वो कौन हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। तो देखिए अब रियल यहाँ पे रूल एप्लीकेबल, तो ये रूल आपको परफेक्टली लर्न रखने हैं, बिकॉज क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स के बेस में एमसीक्यूज में आते हैं। द रियल अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड ओवर देयर, सो व्हाट रूल अप्लाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट इज अ गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसा आपको ऑप्शन पूछा जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, रियल अकाउंट के लिए रूल क्या अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, नाउ सेकेंड अकाउंट हमारा क्या बना था, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या हुआ था, हमारा क्रेडिट हुआ था। ये देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट हुआ था, ठीक है। ये कौन सा है, डेबिट हुआ था, ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ था। देखिए डेबिट की लाइन हमेशा ऊपर रहती है, क्रेडिट की लाइन हमेशा नीचे रहती है। ओके, डेबिट हमेशा ऊपर होता है, क्रेडिट हमेशा नीचे होता है। ओके, सो यहाँ पर तो डेबिट ऊपर, यहाँ पे कैपिटल नीचे क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्रेडिट के लिए क्या रूल अप्लाई हो गया, तो क्रेडिट के लिए देखो रियल अकाउंट में क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यहाँ पे रियल नहीं, पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल क्रेडिटर इज अ, क्रेडिट इज अ गिवर, तो हमने लिख दिया क्रेडिट प्रोपराइटर इज अ गिवर। ओके, फिर कौन से दो अकाउंट बने, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अभी देखिए इसमें है ना 12 ट्रांजेक्शन है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 12 तो आपको, जैसे मुझे 2-3 टॉपिक्स क्लियर करने, तो जैसे पॉसिबल हो खाली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज कितना था, 5000, ठीक है। अब हमने क्या, देखिए परचेज के भी 2 ट्रांजेक्शन लेते हैं, सेल्स के भी 2 ट्रांजेक्शन लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक इनकम और एक एक्सपेंसेस का ले लेते हैं, ठीक है ना। गुड्स परचेज फॉर कैश 5000, हमने गुड्स परचेज किया 5000 का। अब मुझे बताओ गुड्स आया कि गया, बोलो। आया मैडम। परचेज गुड्स, ओके, गुड्स परचेज, तो गुड्स आया तो हमने लिख दिया गुड्स कम्स इन। ओके, फिर हम लिखेंगे और गया क्या, कैश कैश गया, तो कैश Goes goes out, सिंपल, कैश गोज आउट। अभी अकाउंट कौन सा बना, एक तो गुड्स अकाउंट बन गया। अच्छा, आप यहाँ पर याद रखें, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा कि जब भी हम लोग गुड्स को बाय और सेल करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, परचेज एंड सेल्स अकाउंट। क्या लिखते हैं हम, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। जब भी हम गुड्स बाय और सेल करते हैं, तो याद रखो, प्लीज रिमेम्बर ओवर देयर, कि जब भी हम गुड्स बाय और सेल करते हैं, गुड्स को अगर बाय किया है तो परचेज लिखना है, गुड्स को अगर सेल किया है तो हमको क्या लिखना है, सेल्स लिखना है। ओके, अगर वही चीज अगर हम असेट्स बाय और सेल्स करते हैं तो असेट्स का नाम लिखना है। असेट्स मीन्स व्हाट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी अगर हमने बाय किया तो हमको क्या लिखना है, उसके नाम लिखना है। ओके, सो गुड्स अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। नाउ अब हमको क्या करना है, गया क्या था, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट। इज दिस क्लियर? यस तो देखिए गुड्स हमारे लिए क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, है ना। गुड्स हमारे लिए इनकम एक्सपेंसेस है, सॉरी गुड्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और आने वाली चीजें यानी एक्सपेंसेस में आ जाता है। ये परचेज एंड सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये चीज हमारे लिए क्या कहलाती है, नॉमिनल। कैश हमारे लिए पैसा आ जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रियल अकाउंट। अब बताओ नॉमिनल अकाउंट क्या बोला उसे, डेबिटेड। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट के लिए क्या है लाइन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रूल क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, अब रियल अकाउंट क्या हुआ है हमारा, रियल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, क्या आ गया, कैश गोज आउट। तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेजेस इज एन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और गया क्या, कैश गोज आउट। तो एंट्री क्या बनी, परचेजेस
अकाउंट और कैश अकाउंट। इज दिस क्लियर? Yes, समझ रहे? ma'am. Yes. अच्छा, अभी हम एक और एक लिखेंगे और एक ट्रांजेक्शंस करेंगे हम बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। एक मिनट, एक सेकेंड, बच्चा लेक्चर चालू है प्लीज। हाँ ले लो, आपके लिए लड्डू रखते हैं बिस्किट। एक सेकेंड शांति। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दे आर गोइंग फॉर द प्रेयर्स और अभी आए हैं तो थोड़ा सा हंग्री थी। ओके नाउ अभी हम क्या करते हैं, एक गुड्स को जो है हमने क्या किया, क्रेडिट पे परचेज किया क्या ट्रांजेक्शन लेते हैं। ओके तो हम लिख देते हैं गुड्स परचेज बॉट गुड्स, एक मिनट, जैसे ट्रांजेक्शन है ना, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम, ओके, रुपीज 10,000 का हमने क्या कर लिया, गुड्स बाय कर लिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अभी देखिए, अभी थर्ड क्वेश्चन का हमको कैसा करना है। थर्ड क्वेश्चन के लिए अब हमने क्या किया, गुड्स तो कम्स हुए है ना, परचेज किया हमने, तो परचेजेस यहाँ हम पहले लिख देते गुड्स कम्स इन, पहले क्या आया, गुड्स कम्स इन, ये हो गया। और पैसा गया क्या, नहीं गया, पैसा देना बाकी है। किसको देना बाकी है, राम को, राम है ना, राम इज अ गिवर, राम ने दिया ना हमको, तो राम क्या हो गया, राम इज अ गिवर। ठीक है, राम ने हमको दिया तो राम इज अ गिवर। ठीक है, या फिर राम हमारे लिए कौन बन गया, क्रेडिटर्स, है ना, राम इज अवर क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, राम इज अ गिवर। ये आपको इजी पड़ेगा लिखने के लिए ना, ये आपको लिखने नहीं आएगा, खाली ट्रांजेक्शन्स के वेज पूछेगा आपको, रूल अप्लाई पूछ लेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट पूछेगा, डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट पूछ लेगा। तो ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर इसलिए करना है कि अगर हमारे इसमें कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी ट्रांजेक्शन पूछे वी कैन डू इट। इज दिस क्लियर? तो देखिए अभी परचेज है, अभी यहाँ पर हो गया हमारे पास, तो मैं क्या लिखूंगी, परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट बन गया। ओके, सेकेंड हमारा कौन है, राम का अकाउंट है, तो राम अकाउंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे परचेजेस हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है, तो क्या हो गया, नॉमिनल। राम हमारे पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट जब डेबिट होता है तो क्या लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पर्सनल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो पर्सनल अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो देखो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट की ही लाइन है, क्रेडिट इज अ गिवर, तो हम इधर लिखेंगे क्रेडिट इज अ प्रोपराइटर, जैसा हमने क्रेडिट इज अ गिवर लिखे थे, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, राम इज अ गिवर। ओके, ये हमारा नरेशन भी हो जाता है और हमारा क्लासिफिकेशन भी हो जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो यहाँ पर हमारा अकाउंट कौन सा बन गया, परचेजेस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा बन गया, राम अकाउंट। ये क्लियर हो गया आपको? Yes. अभी एक ट्रांजेक्शन लेंगे हम फोर्थ वाला, उसमें लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 ऑन कैश। 15,000 के हमने क्या किए, गुड्स बेच दिए। ओके, 15,000 के हमने गुड्स बेच दिए, तो अभी हमारे पास क्या हुआ, गुड गोज आउट, तो आया क्या, कैश आया, तो कैश कम्स इन। बच्चा आवाज कम करो। उसके बाद क्या हो गया, गुड्स गोज आउट, है ना, गए क्या, गुड्स गोज आउट। ओके, अब हमारा क्या बना, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या बन गया, Good. सेल्स अकाउंट। हाँ, गुड्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट, मैंने कहा ना परचेज या सेल्स रहेगा ना, गुड्स से रिलेटेड तो हमको क्या लिखना है, परचेज या सेल्स अकाउंट लिखना है। इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है,
ना देखिए, मैंने यहाँ पर भी आपको इंडिकेट किया था, पहले में मैंने गुड्स या परचेज लिखा था, परचेज या ये आप भी यहाँ पे भी आपको एक बार बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, गुड्स स्लैश डाल देती हूँ बीच में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर? Yes. अभी कैश अकाउंट हमारे लिए क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। गुड्स हमारे लिए क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट अगर डेबिट होता है, ठीक है, तो देखिए रियल अकाउंट अगर डेबिट होता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास आया क्या? कैश वॉज कम्स इन। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, खाली हमको यही लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, नॉमिनल अकाउंट रहेगा तो हमको क्या लिखना है? क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स लिख दिया। अब हमारे पास बना क्या? कैश अकाउंट बना, कैश आया ना, तो कैश अकाउंट, और गया क्या? गुड्स अकाउंट यानी सेल्स अकाउंट। इज दिस क्लियर? Yes. अभी एक Yes. ट्रांजेक्शन, यस, हेलो, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. Nine goods sold to Mr. Bajaj. ओके, गुड्स हमने क्या कह दिया? बेच दिया मिस्टर बजाज को। ऑन क्रेडिट ₹10,000 एज अ क्रेडिट। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाए हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बजाज ₹10,000 एज अ क्रेडिट। अब हमने क्या बेचा? गुड्स बेच दिया, किस पे? क्रेडिट पे बेच दिया। ठीक है, तो गुड्स बेच दिया, पैसा किससे लेना है? बजाज से लेना है ना? बजाज इज अ गिवर। बजाज कौन है? उन्होंने हमको दिया है ना? या रिसीव, हम रिसीवर, हम हमारे बारे में तो नहीं लिख सकते कि हमने लिया है कि हमने ये किया है। तो जिसने लिया है, जिसने दिया, उसका नाम होता है। तो बजाज इज अ गिवर, यानी बजाज को पैसा देना पड़ेगा आगे जाके। ओके, उसके बाद क्या गया हमारे पास है? गुड्स गोज आउट। ओके, अब पैसा किसको देना है? बजाज अकाउंट। ओके, और किसको क्या गया हमारे पास से? सेल्स हुआ, सेल्स अकाउंट, ये हो गया। ओके, पर्सन का नाम हो गया तो पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है? नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट होता है तो हम क्या लिखेंगे? बजाज इज अ गिवर। ओके, और ये नॉमिनल अकाउंट क्या है? तो क्रेडिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ना पहला अकाउंट क्या बनेगा? बजाज अकाउंट, दूसरा अकाउंट सेम हमारा सेल्स अकाउंट। ओके, सिंपल, क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ना अभी हम क्या करते हैं? एक परचेज करते हैं मशीनरी, और एक मशीनरी को सोल्ड करते हैं, और उसके बाद एक इनकम लेते हैं और एक एक्सपेंस लेते हैं, है ना? थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि मतलब कंटिन्यू करूं कि आगे बढ़ूं नेक्स्ट टॉपिक पे? हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू करो। ओके, एक हम लेते हैं, एक हमने लिखा परचेज मशीनरी। ओके, परचेज मशीनरी वर्थ ₹10,000। ओके, ऑन कैश, कैश में ले लिया। ठीक है, परचेज मशीनरी, अभी हमने मशीनरी को परचेज कर लिया कैश में। ठीक है, तो मशीनरी आई हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। ओके, क्योंकि हमने असेट्स खरीदा, तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि जब भी हम असेट्स खरीदेंगे तो क्या नाम लिखना है? असेट्स का नाम लिखना है। ओके, मशीनरी अकाउंट, और हमारे पास से गया क्या? कैश गया, तो कैश गोज आउट। ओके, अब मशीनरी आई तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट, और क्या गया हमारे पास से? कैश गया, तो कैश अकाउंट।
ओके, मशीनरी क्या है हमारे लिए, असेट्स है तो क्या हो जाता है रियल अकाउंट, कैश हमारे लिए वो भी है तो हमारे लिए रियल अकाउंट। तो देखो रियल अकाउंट की दोनों डेफिनेशन आ जाएगी। रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट। ओके, यहाँ पर तो अकाउंट कौन सा बना, मशीनरी अकाउंट, और क्या बन गया हमारा, कैश अकाउंट। इज दिस क्लियर ना? Yes, ma'am. ma'am. 7 सेम अगर हमने किया परचेज मशीनरी फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर मानव रुपीज 14,000, 14,000 के हमने क्या कर दी, फर्नीचर खरीदे। ओके, 14,000 का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट। अभी मैं यहाँ क्या करूंगी, दूसरा अकाउंट किसका आएगा, मानव। हाँ मानव का, क्यों, क्योंकि हमने उधार पे लिया, तो मानव इज अ गिवर, मानव ने हमको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहाँ से हमारा तो फर्स्ट अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट, सेकेंड अकाउंट हमारा हो गया मानव अकाउंट। ओके ना, उसके बाद फर्नीचर हमारे असेट्स है तो क्या हो जाता है रियल अकाउंट, मानव कौन है, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट होगा तो क्या लिखते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, पर्सनल अकाउंट अगर हमारा क्रेडिट होता है तो हम क्या लिखेंगे, मानव इज अ गिवर। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पर हमारा ये कौन सा हो जाएगा, मानव अकाउंट। इज दिस क्लियर Yes, ma'am. ना? 8 कंसेप्ट है। 8वां सोल्ड, सोल्ड क्या लूं मैं अभी, कंप्यूटर वर्थ रुपीज, ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रही हूँ सर, कभी आप यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस अबाउट 8 to 10 years, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन अभी खुद ब खुद बन जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सोल्ड कंप्यूटर वर्थ रुपीज 10,000। ओके, सो हमने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, वर्थ रुपीज 10,000। यहाँ पे हमने नाम भी नहीं दिया ना कैश लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि कैश वगैरह। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एंट्री क्या होगी। ओके, गुड्स चले गए, ओके सॉरी कंप्यूटर चला गया हमारे पास से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर यहाँ पर यह हमारे लिए क्या था, कंप्यूटर गया, सोल्ड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, कंप्यूटर गोज आउट। क्या लिखेंगे, गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो गया तो हमने डायरेक्टली नाम लिख दिया कि कंप्यूटर चला गया। ठीक है, ओके, उसके बाद कंप्यूटर चला गया तो आया क्या, कैश आया। जब हमको कुछ भी नहीं दिया रहता मीन्स व्हाट, कि वो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, कैश ही इंडिकेट हुआ है। अगर किसी पर्सन का नाम इंडिकेट किया गया है, सो ऑलवेज रिमेम्बर डेट कि वो पर्सन ने हमको उधार पर दिया है, इसीलिए सम के अंदर नाम दिया हुआ है। उसके आगे चाहे वो कैश लिखे या क्रेडिट लिखे या ना लिखे, अगर पर्सन का नाम इंडिकेट कर दिया है तो यू जस्ट अज्यूम डेट के उसने क्या किया है, उधारी पे लिया है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ नाम भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो मीन्स व्हाट, कैश में। और अगर नाम दिया है और अगर उसने नाम के साथ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन दिया है, अगर उसने उधार पे लिया होगा तो क्रेडिट मेंशन करेगा, नहीं तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा। इज दिस रिमेम्बर एवरीवन Yes, ma'am. ना? अभी क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया, और यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, कंप्यूटर अकाउंट हो गया। ओके ना, कैश हमारे लिए क्या है, रियल है, कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, रियल है। तो रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज, एक सेकेंड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है हमारे पास, कैश आया था,
और गया क्या, कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नाइन्थ एंट्री, नाइन्थ में हम लेंगे कि सोल्ड ओल्ड टेबल वर्थ ₹5,000 टू मिस्टर कुणाल। ओके, हमने कुणाल को क्या कर दिया, बेच दिया। देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा 5,000 का टेबल बेच दिया है और मिस्टर कुणाल को, मीन्स व्हाट, यहाँ पर मैंने ना मतलब कैश को भी इंडिकेट नहीं किया है और ना क्रेडिट इंडिकेट किया है। तो मीन्स व्हाट, कुणाल अगर मैंने सिर्फ नाम डाल दिया है तो आपको ये समझ के चलना है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर हो रहा है, बिकॉज ये अकाउंट का रूल है, ये समझ के चलिए। इज दिस क्लियर? अगर उसने ये किया होगा ना तो इंडिकेट भी करता है कि मतलब कभी कभी इंडिकेट करता है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा ना तो वो करेगा, अगर क्रेडिट पे होगा तो भी वो इंडिकेट कर देगा। अगर कभी इनकेस नहीं किया है तो यू अज्यूम डेट के उसने क्या किया है, क्रेडिट पे किया है। ओके, तो अब हमने क्या किया, कुणाल को पैसा देना है तो कुणाल अकाउंट, और क्या चला गया हमारे पास, टेबल चला गया। तो टेबल को क्या इंडिकेट करते हैं, फर्नीचर इंडिकेट करते हैं, है ना। टेबल एक तरह का क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर गोस आउट। ओके, तो आया देना किसको है, कुणाल अकाउंट, और गया क्या है, फर्नीचर। इज दिस करेक्ट? नाउ Yes, ma'am. कुणाल कौन है, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर कौन है, असेट्स है तो रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर डेबिट होता है तो बजाज इज अ गिवर। ओके, और रियल अकाउंट क्या हो गया हमारे लिए, क्रेडिट हो गया। तो रियल अकाउंट क्रेडिट वॉज गोज आउट, या फर्नीचर वॉज गोज आउट भी लिख सकते हो आप। हाँ, और यहाँ पर बजाज आगे, नहीं, मैडम बजाज नहीं है ना, कुणाल है ना, कुणाल। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली बाय मिस्टेक, करेक्ट, कुणाल इज अ गिवर। नाउ अभी आपका क्या बनेगा, कुणाल अकाउंट, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फर्नीचर अकाउंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक Yes. दो ट्रांजेक्शन और ले रही हूँ मैं, वो दो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इसके लिए है क्योंकि हमने लिया पेड सैलरी। ओके, ₹2,000 टू स्टाफ, हमने स्टाफ को सैलरी पे किया। ये ट्रांजेक्शन भी देखना जरूरी है ना, इनकम और एक्सपेंसेस से। ओके, सैलरी पे किया तो सैलरी क्या होगी हमारी, डेबिट में आ गई क्योंकि कैश जा रहा है। क्या दे रहे हैं हम, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या दे जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश अकाउंट, कैश गोज आउट। ओके, तो अकाउंट क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट, और जाएगा क्या, कैश अकाउंट, तो क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, नॉमिनल। कैश हमारे लिए असेट्स है तो क्या हो जाएगा, रियल। तो नॉमिनल के लिए क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और रियल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट। ओके, तो यहाँ पर आ गया सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर आ गया आपका कैश अकाउंट। ओके, अच्छा, एक और एक ट्रांजेक्शन होता है जब हमने एक्सपेंसेस ऑकर्ड किया तो हमको इनकम भी मिलनी चाहिए ना, रिसीव डिविडेंड या इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट ₹500। ओके, 500 रुपये हमको इंटरेस्ट के मिल गए। अभी 500 रुपये इंटरेस्ट के मिल गए तो क्या हो गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट, और कैसा आया, इंटरेस्ट के थ्रू से, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट, उसके बाद ठीक है, कैश अकाउंट, और सॉरी इधर मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, यहाँ पर
क्या हो गया हमारा कैश अकाउंट, डेबिट, यहाँ पर सेम, यहाँ पे क्या मिल गया इंटरेस्ट से। ओके नेक्स्ट, कैश अकाउंट हमारे लिए क्या हो गया रियल अकाउंट, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया नॉमिनल इनकम और एक्सपेंसेस। तो जब भी रियल अकाउंट क्या होता है डेबिट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट all expenses, income and ऑल gains. इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये था आपका डबल एंट्री सिस्टम, समझ गया? यस मैम। ओके, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू से आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हम एक जर्नल का एक सम लेते हैं अभी। ओके पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ये बताना चाहती हूँ, परफॉर्मा बताना चाहती हूँ। नहीं, परफॉर्मा का इतना नीड नहीं है। ओके ये स्क्रीन थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। ओनली गिव मी द 1 मिनट, तो मैं अपने टेक्स्ट के बेस पर वो चैप्टर ओपन कर लूँ ताकि क्वेश्चन मिल जाए। ओके, डबल एंट्री के बाद है हमारा जर्नल। आप लोगों के आपने टॉपिक में देखा होगा तो आपको मिला होगा। आप लोगों को ये सब याद है कि थोड़ा सा अच्छा हो गया कि मतलब टाइम पास तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मैडम। ओके, बिकॉज अब कैसे कि रेगुलर यानी जिन जो टच में है ना, फिर उनके लिए बोरिंग हो जाता है ये चीज। अच्छा, व्हाट इज अ जर्नल? तो जर्नल मतलब एक डेली वाइजेस जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना। देखिए, अगर आप किराने स्टोर्स वगैरह, मैंने आपको एक बीच में एग्जांपल दिया था, आप कोई भी स्टोर में जा या डेली आप मंथली भी आपका भी स्केड्यूल जो बनाना है, तो आप बता डेली रिकॉर्ड लगते हो ना कि आज मैंने इतने पैसे में से इतना पैसा खर्च किया, या इतना पैसा आने वाला बाकी है, इतना होना बाकी है। ये सारी चीजें जो आप डेली वाइजेस पे रिकॉर्ड करते हो और उसका मंथली एक रिकॉर्ड बनाते हो, उसको कहते हैं जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। नरेशन मतलब उसमें पता चलता है, अभी आप लिखते जाओगे कि सिर्फ अमाउंट लिख दोगे 5000 रिसीव, बाद में एट द मंथ या 2 महीने के बाद आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि 5000 रुपये मुझे कहाँ से आया था। तो यू आर जस्ट गोइंग टू राइट द नरेशन कि रिसीव फ्रॉम द सना, रिसीव फ्रॉम द प्रणाली, रिसीव फ्रॉम द प्राची। तो ये जो नरेशन हो जाता है वो हमको इसे नरेशन कहते हैं। सिंपल एंट्री मीन्स व्हाट, कि डायरेक्टली व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ये ट्रांजेक्शन कर लिया सिंपल। कंबाइन एंट्री, देखिए हर एक चीज के दो इफेक्ट होते हैं। कंबाइन एंट्री में बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन आ जाता है ना, तब वो कंबाइन एंट्री हो जाती है। तो उसका रिकॉर्ड हमको कहाँ रखना रहता है, दोनों जगह पे रिकॉर्ड को बताना रहता है। जैसा बैंक में से पैसा विड्रॉल किया या बैंक में पैसा जमा किया, तो ये चीज में क्या हो जाता है डबल एंट्री हो जाता है। करेक्ट, पैसा आ भी रहा है हमारे हाथ में और कहाँ जा रहा है, हमारे ही बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं डबल एंट्री। कंफ्यूजन ये होता है कि डबल एंट्री सिस्टम अलग है और डबल एंट्री प्रोसीजर अलग है। सिस्टम अलग है और डबल एंट्री कंबाइन एंट्री, इसको हम क्या कहते हैं कंबाइन एंट्री। उसको कभी कभी डबल एंट्री करके भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्मेट अलग है और डबल एंट्री का मीनिंग अगर पूछा तो ये समझ में आ गया कि बैंक से कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करते हैं तो बोथ ट्रांजेक्शन आर इंटर इन टच टू ईच अदर, तो ये क्या हो जाता है कंबाइन एंट्री कहलाता है। ओके, व्हाट इज द डिस्काउंट रिकॉर्डेड? तो डिस्काउंट के बारे में बता दिया है। जीएसटी के बारे में आजकल बहुत चला हुआ है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी गुड्स या कोई भी चीजें अगर बाय करते हैं, इन केस हमारे यहाँ पर अगर हम एक 5 रुपीज की पेन का भी अगर बल्क में ऑर्डर देते हैं, तो वी शुड हैव टू बी पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ओके, व्हाट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट अकाउंट टू बी द क्रेडिटेड? तो मैंने बता दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ये सिर्फ चीजें, ये इजीली कंसेप्ट थे जो आपको पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक जो है जनरलाइज का एक फॉर्मेट लूंगी, क्योंकि उसके बेस पे आपको जनरल एंट्री के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली वी शुड स्टार्ट अवर टॉपिक। यस, एनी मैम, अश्विनी मैम, पूजा मैम, एनी डाउट, एनी क्वेरी अबाउट दैट? जनरल एंट्री करना है या स्किप करना है? जनरल एंट्री करना है मैम। ओके, सो लेट डू इट। अभी मैं एक है ना बुक 1 और एक नया पेज ले लेती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ताकि ये कैसा हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, एक्सेल। एक्सेल में ही लेती हूँ ताकि कॉलम्स वगैरह प्रिपेयर रहते हैं ना उसमें। और फिर ये होने के बाद मैं आपको क्या करूंगी, ये कर दूंगी, सेंड कर दूंगी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ये पर्टिकुलर का बेस, एलएफ का कॉलम, और ये रुपीस रुपीस। ओके, नाउ अब हम करते हैं शेयर स्क्रीन। नेक्स्ट शेयर। ओके, जर्नल एंट्री के लिए हम लोगों को सब में पहला, या तो हमको पहला रहता है डेट का कॉलम। ओके, डेट के साथ साथ क्या रहता है, नंबर। कभी हमको डेट नहीं दिए रहते हैं तो क्या रहते हैं, सीरियल नंबर वाइज रहता है ना। तो हम लिख देते हैं SR नंबर या तो सीरियल नंबर हो गया। फिर क्या लिखते हैं हम, पर्टिकुलर। ओके, वो तो सिमिलर है। यहाँ पर हम लिखते हैं एक LF। LF का मतलब क्या होता है, लेडजर फॉलियो नंबर। आई होप कि आपको पता होगा लेडजर फॉलियो नंबर, यानी जब भी हम जर्नलाइज की ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे देते हैं, साल के एंडिंग में लेडजर में पोस्टिंग होती है। ओके, तो जब लेडजर में पोस्टिंग होती है तो लेडजर में हमारे ऐसा तो नहीं होंगे कि रेगुलर में सिर्फ 10 महीने के 10 ही ट्रांजेक्शन हो गए। जब भी कंपनी ट्रांजेक्शन करती है तो मोर देन 100 और थाउजेंड्स के अबव रहते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड लेडजर में अगर हमको ढूंढना है तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द लेडजर फॉलियो में हमने एंट्री नंबर 1 डाली है, एंट्री नंबर 2 डाली है, एंट्री नंबर 10 पर इसका रिकॉर्ड है। तो जब हम रजिस्टर ओपन करेंगे, एंट्री नंबर 10 चेक करेंगे तो वी जस्ट फाउंड अवर रिकॉर्ड ओवर दैट। ओके, यहाँ पर हो जाता है डेबिट अमाउंट। आपको वो रुपीस लिखना है, मेरा थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ओल्ड वाला है तो रुपीस का लोगो आता नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रही हूँ। ओके, ये आपको आते हैं करने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स। ये डेस्कटॉप, ये बुक 1 नहीं देती हूँ, बुक 4 100 क्लासेस। ओके, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अभी ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं। मैं अभी ना क्वेश्चंस, आपको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की पिक सेंड करके दे देती हूँ व्हाट्सएप पे, तो आपके पास क्वेश्चन सामने हो जाएगा। ओके, ग्रुप पे डाल दूं मैं एमपेड के? यस मैम। चले चलेगा मैम। ओके, एमपेड के ग्रुप पे, ताकि आपके पास क्वेश्चन सामने रहे ना तो इजी हो जाएगा। मैम अकाउंट का इतना किया तो भी सफिशिएंट है क्या? नहीं मैडम, अकाउंट्स इतना वास्ट है ना, ये जो मैं करा रही हूँ ना आपको, हाँ ये उतने बेसिक है। टॉपिक्स अगर, हाँ यानी ये देखिए, ये इसके बाद हाँ, लेडजर, लेडजर के हाँ, बाद फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के हाँ, बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि हर एक चैप्टर हाँ, वाइज से, हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे मैडम, हर एक चैप्टर में से। बाप रे, वो बहुत फास्ट है मैम, थोड़ा सा। हाँ, तो बेसिकली अभी मतलब मैंने सोचा है कि जैसा करूँ हाँ, आपके लिए हेल्प करूँ, तो ऑलमोस्ट हाँ, कैसा होगा, अभी आज एक डबल एंट्री, तो चलो डबल एंट्री के कंसेप्ट से जनरल एंट्रीज हमारी हो जाएगी। हाँ, एक बार जर्नलाइज आपका हो गया ना, फिर मैं आपको लेडजर हाँ, पोस्टिंग लूंगी, और लेडजर पोस्टिंग के बाद या फिर लेडजर पोस्टिंग के पहले मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ले लूंगी, क्योंकि उसमें भी जनरल एंट्री के फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद ओके, लेडजर ले लूंगी, लेडजर के बाद एक फाइनल अकाउंट आपको करा दूंगी। ठीक है, तो फाइनल हाँ, अकाउंट के दो मेथड होते हैं, लाइक हम लोगों ने जब 11-12 में किया था ना, तो ये हमने हाँ, हॉरिजॉन्टल बेस पे, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और हाँ, जब हम ग्रेजुएशन मोड पर आ जाते हैं तो हम वर्टिकली करते हैं। ठीक है, तो जब हाँ, वर्टिकली हाँ, स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो अलग फॉर्मेट हो जाता है, और इसमें अलग हो जाता है। तो वो वर्टिकली फॉर्मेट के अंदर और 3 फॉर्म आ जाते हैं फाइनल अकाउंट में मैडम, कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड दूसरा एक है कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस। उसके अंदर ओके, रेशियो एनालिसिस भी एक टॉपिक है। उसके बाद हाँ, रेशियो से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में भी जाता है, वो वेरिएबल्स का आता है, मार्जिनल एंड ये। तो टाइम लेवल बेस्ट के जितना आपके अभी इसको टाइम है ना, बस। हाँ, हाँ, अभी आप आफ्टर दिवाली बोला है सर ने एग्जाम। ओके, तो नो डाउट हमारे पास ऑलमोस्ट हाँ, 1 ईयर 1 वीक तो है,
तो हाँ, होप सो कि अगर हम एक एक सम लेते हैं जिसके अंदर मैंने ऐसे एडजस्टमेंट चूज किए हैं ना मैडम कि हाँ। मतलब हमको टॉपिक सोल्यूशन नहीं करना है, मतलब उसका टोटल मारना नहीं है। फाइनल अकाउंट नहीं, के लिए नहीं। भी मैंने ऑलमोस्ट मैंने किया है पूरा, मतलब वो रेडी किया है मटेरियल। मीन्स वैसा कि आपको अगर मैं एक फॉर्म बता दूं ना कि ये एंट्री का ये डिस्क्रिप्शन है, इसका ये एडजस्टमेंट है, इसको ऐसे पोस्ट करना है, इसको ऐसे पोस्ट करना है, तो वो जो मैंने हाँ, आपको हाँ, पूछा ना कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो डेबिट के हाँ। अंदर क्या आ रहा है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें राम यानी कंफ्यूजन करने के लिए देगा कि राम इज अ रिसीवेबल, आपने लिया है क्रेडिट पर 5000 लिया था उस पे, फिर आ गया बीच में डिस्काउंट, तो कंफ्यूजन नहीं होना हमारे पास। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वी शुड डू आवर बेस्ट। हाँ। चलिए अभी आपको मैंने क्वेश्चन विजिबल है, थोड़ा सा मोबाइल से पिक भेज दिया था, तो आप लोग देख ले खाली विजिबल है या नहीं, मुझे कंफर्म करें। यस मैम। Okay, so now we are going to be start के अभी करते हैं। Receive rupees 5000 from Ram on behalf of भारत। हमने क्या किए, देखिए receive 5000 from Ram, हमने राम से कितना लिए 5000 रुपए लिए ऑन बिहाफ ऑफ भरत। ठीक है, हमको भरत के बिहाफ में हमने क्या लिए 5000 रुपए राम से ले लिया। अभी देखिए जैसा कि मुझे पैसे चाहिए थे, करेक्ट ना, 5000 रुपीज मुझे लेने थे, किस मुझे प्रवीण सर को देने थे। ठीक है, प्रवीण सर को मुझे 5000 रुपीज देने थे। तो आप नेहा मैडम, मैंने आपको क्या किया कि नेहा मैडम अगर आप उनके पास रहती हो ना तो प्लीज आप उनको पैसे दे दोगी, तो आपने बोला ठीक है, तो मैंने आपके हाथ में दे दिया, आपने प्रवीण सर को दे दिया। लेकिन पैसा उनको दिया किसने, मेन आपने, तो जो मैंने दिया वो दिया है, करेक्ट ना, लेकिन मेन पैसा किसने दिया है, मैंने दिया है ना। तो मेरे ट्रांसेक्शन बिटवीन किसके बीच में था, हम दोनों के बीच में था। आज रात को पिज्जा बनाओ पार्टी करने तो ट्रांसेक्शन भी किसके बीच में था, प्रवीण सर और मेरे बीच में था। प्रवीण सर ने कुछ मतलब मैंने उनसे कुछ लिया होगा तब मुझे अमाउंट उनको देना है। ठीक है, तो ये तो दोनों लोगों के बीच में जब ट्रांसेक्शन था तो तीसरा पर्सन बीच में आया, तो तीसरे पर्सन का काम क्या था, खाली डिलीवर्ड करना। तीसरे पर्सन का कोई ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं था, तीसरा पर्सन खाली हमको क्या करने आया था, पेमेंट करने आया था। तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ देंगे, नरेशन में देंगे। और हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी कि हमने पैसा यानी क्या दिया, रिसीव, पैसा लिया, तो हमारे पास पैसा आया, तो कैश, एक सेकेंड में ना थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ उसको, ये शायद मेरे ख्याल से 11th में है, 14 कर लेते साइज पूरी। उसके बाद ये वाली लाइन, अभी क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। तो देखिए अब ये हो गया, कैश आ गया मेरे पास, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट, कैश आया मेरे पास। अच्छा, देने वाला कौन था, भरत था, भरत जी, मतलब राम से, तो राम ने खाली हैंड ओवर किया। पैसा किससे मिला हम लोगों को, टू भरत अकाउंट, भारत। ओके, टू भरत अकाउंट। ओके, अब ये टू के पहले, जो टू है ना, टू के पहले मुझे टैब लेना चाहिए था, टैब नहीं आ रहा। टू के बीच में भी जब भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना हम, तो ऐसा गैप होना चाहिए। अच्छा, कैश अकाउंट, तो फिर यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था लास्ट में डेबिट, दिया कैश अकाउंट डेबिट। ओके, इज दिस क्लियर? कितना अमाउंट लिया था, 5000, अच्छा 5000 यहाँ पर। ओके, अच्छा, नरेशन क्या आ जाएगा, नरेशन के लिए कभी भी ये कॉलन बनाते, उसके बाद लिखते बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। भारत। हमने बिहाफ ऑफ भरत सर के क्या ले लिया, कैश ले लिया। इज दिस क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट कि अभी यहाँ पर हमारे पास प्रूफ है, हमने किसके थ्रू से लिया था, ये हमको राम। अंडरलाइन भी करना होता है। जब भी हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन को हमको अंडरलाइन भी कंपलसरी करना होता है। ओके, नाउ सेकेंड है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश 55,000। हमने
55,000 का क्या लिया है, गुड्स लिया है, वो भी कैश में। तो हमारे पास क्या है, गुड्स कम्स इन, है ना, परचेजेस, हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, क्या लिखेंगे हम, परचेजेस अकाउंट, और साथ में डेबिट, डेबिट, ओके। थोड़ा फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज किया, तो गया क्या हमारे पास से, कैश, तो लिखेंगे टू में जरा ना इसको ओपन ही रखती हूँ क्योंकि वो कैश अकाउंट, ओके। इज दिस क्लियर, चलेगा, Yes, क्योंकि ma'am. वो बार बार ओके ओके चलते चलते। हाँ, तो आप ये करो। नेक्स्ट, उसके बाद कितने का लिया था हमने, 55,000 का, 55 तो ये 55,000, ये हो गया 55,000। नरेशन, अब इसको नरेशन देना है हमको, नरेशन में हम क्या देंगे, सॉरी, बीइंग Goods purchase गुड्स परचेज on cash. ऑन कैश, ओके। ये रिकॉर्ड हमारे पास होने कंपल्सरी है। थर्ड आ जाता है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास पेड सैलरी ₹8,000, हमने सैलरी पे कर दिया ₹8,000, तो हमारे पास कैश आया कि गया, गया, काय के लिए गया, सैलरी के लिए गया, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्या हो गया हमारा, डेबिट, ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट ना। उसके बाद क्या हो गया, टू कैश अकाउंट, इज दिस क्लियर। सैलरी कितना दिया हमने, सैलरी 8,000 का, 8,000 का। नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ये हमारा हो गया नरेशन, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा फोर्थ रिकॉर्ड क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश और 30,000 ऑन क्रेडिट, आवाज कम, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000 ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया तो हमने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिया हमने, किससे लिया, गणेश जी से लिया, ओके, मिस्टर गणेश, टू गणेश अकाउंट, क्यों गणेश अकाउंट, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिया, है ना। नरेशन हमने क्या डाल दिया, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम, नाम भी लिख दो गणेश, क्योंकि बहुत सारे डीलर होते हैं तो हमको नाम भी याद होने चाहिए ना, हमने किससे लिया था किससे नहीं, ओके। नेक्स्ट, कितने के लिए थे हमने गुड्स, 30,000, तो यहाँ पर आ गया 30,000 और यहाँ पर आ गया 30,000। इज दिस क्लियर, एनी डाउट। No, ma'am. अभी देखिए आपका ये Ma'am. डबल, हाँ बोलिए, अपन क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हैं, हाँ, उसकी एंट्री क्रेडिट उसकी कार्ड एंट्री से कैसे है? पर्सन के अकाउंट से जाता है ना, पर्सनल अकाउंट से जाता है ना, बैंक अकाउंट आएगा, जो भी कहाँ से लिया है ना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मतलब लोन पर लिया, उधारी पे लिया आपने, कैश नहीं पे किया, ठीक है। कम बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, आपका बैंक का नाम आएगा, ठीक है, ठीक है। ओके। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नेहा, आपने सही क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ऑफ दैट कि क्रेडिट कार्ड का भी रिकॉर्ड का एक सम मैंने देखा है, सम में इनकेस अगर आपको फाउंड होते हैं ना ऐसे सम, तो आप मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर सोल्यूशन अबाउट इट। पाएंगे अकाउंटिंग के जो भी कंसेप्ट है ना सर, कॉमर्स फील्ड का आप मुझे दे दें, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं आपको करके दे दूंगी, ओके। थैंक यू। ना सोल्ड, अभी देखिए परचेज किया, सेम वैसे सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड कर दिया लेकिन क्रेडिट में सोल्ड किया, तो क्रेडिट में सोल्ड किसको किया, नेहा को सोल्ड किया, तो यहाँ पर आ गया नेहा अकाउंट, ओके। नेहा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ओके। फिर आ जाएगा
टू क्या गया हमारे पास से, गुड्स ही कहते हैं। ओके, तो गुड्स अकाउंट ना कितने की गए थे, 60,000 के, तो 60,000 और यहाँ पर आगे 60,000 नरेशन being goods sold to Neha on credit। देखिए एक चीज और बताती हूँ, फ्रॉम और टू का कंसेप्ट याद रखिए। फ्रॉम मतलब उनसे लिया, टू मतलब उसको दिया, उनको और उसको, ये वर्ड आपके माइंड में अगर बैठ गया तो आप ट्रांसेक्शन कर सकते हो और भी इजी। कभी कभी ट्रांसेक्शन में परचेज सेल नहीं दिया रहता है, गुड्स ₹10,000, ठीक है, सोल बिल ने लिखा रहता, टू नेहा डायरेक्टली अगर दिया है तो टू नेहा मतलब क्या किया हमने, दिया है, ए लिया है। ओके, फ्रॉम दिया है मतलब हमने लिया है। इज दिस क्लियर? यस मैम। बाद में नेक्स्ट ये चीजें हो गई सर। उसके बाद है ना, खाली मैं आपको एक और एक ट्रांजेक्शन बताती हूँ, इसमें जीएसटी वगैरह का कंसेप्ट था। यानी अगर आपको 12% जीएसटी हो रहा है तो आप क्या निकालोगे, 80,000 का जीएसटी का अमाउंट निकालोगे और ना वो देखो ये खाओ। नेक्स्ट सिक्स ट्रांजेक्शन को मैं जस्ट होल्ड ऑन। अभी 6 ट्रांजेक्शन है आपका। मुझे एक ट्रांजेक्शन है ना आपको अपने बेस पर बताना था। मैं काम करती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ डायरेक्टली मेरी तरफ से ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000 okay, ₹10,000 allow, just hold on, just only 1 minute, huh? Give me the 1 minute. हेलो अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर में थी, ठीक है, चलो मैं खत्म होके मैसेज करती हूँ। हाँ हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, सॉरी माइक ऑन रह गया था। परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000 अलाउ 10% trade discount and 5% cash discount and 12% G.S.T। ओके, अब मुझे ये बताएं कि ऐसा ट्रांजैक्शन अगर आपके सामने हो तो आप क्या करोगे। बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हो तो आप क्या करोगे। बताइए जरा प्लीज। परचेस अकाउंट डेबिट, नहीं मैडम, वो होगा, ये होगा परचेज अकाउंट डेबिट वगैरह होगा। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे उसका। पहले मैडम डिस्काउंट निकालेंगे, हाँ 10% 5%, बाद हाँ में उस डिस्काउंट के बाद में जो ये रहेंगी रकम उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे।
ओके, उसके बाद में क्यों लगाएंगे, पहले क्यों नहीं लगाएंगे? सिंपल सा सर है लॉजिक, हेलो। क्योंकि जीएसटी हाँ हम लोग तब हाँ। पे करते हैं जब बिल बनेगा, जब कंपनी यानी हम्म सामने वाला पेमेंट दे रहा है या सामने वाला उधारी हम्म पे भी ले रहा है, तो जब बिल बनेगा हम्म। तब वो जीएसटी लॉन्च होगा। जब तक बिल नहीं बनेगा तब तक उसके ऊपर जीएसटी होगा नहीं। करेक्ट? तो मैडम बिल बनेगा तो डिस्काउंट काट कर बनेगा ना? हाँ, डिस्काउंट काट के और जीएसटी के साथ। तो आपने सही हम्म बताया कि देखिए, अभी मैं आपके साथ एक मिनट, एक व्हाइट बोर्ड और शेयर कर लेना था मुझे 2 मिनट के लिए। देखिए, अमाउंट क्या था, 10,000 अमाउंट था, तो 10,000 के ऊपर 10%, 10,000 के ऊपर 10% मैंने निकाल दिया, 0 0 0 0, यानी 1,000 लेस हो गया था। अब वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 9,000 हो गई। 9,000 के ऊपर अभी मुझे क्या देना है, 5% कैश डिस्काउंट देना है। तो 5%, तो 5% कैश डिस्काउंट देना है। तो 5% कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, 500, 5 9 45, यानी 450 रुपीज। आप 9,000 में से आप क्या करोगे, 450 रुपीज क्या करोगे, 0 0, 10 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से, सॉरी 9 में से 4 गया 5, ओके, 8550। अभी जो आपका अमाउंट बचा 8550, ओके। अच्छा, आपको ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आप लोग जब ये कैलकुलेशन पूरा हो जाए तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लें, ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, 8550 इंटू 12/100, क्योंकि ऐसे सम आते हैं, आपको डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर पूछेगा कि किसका आंसर कितना होगा। ओके, अभी देखिए, मैं पहले 10 में कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। 12 5 60, 12 5 60, 60 और 6 66, 12 8 96, है ना। नाइन्टी सिक्स में 6, 97, 98, 99, 80, 81, 82, इज दिस करेक्ट? 8260। अच्छा, अब यहाँ पे 8260, यहाँ पे नीचे क्या था, 10 था। तो जब नीचे 10 रहता है, मतलब मैंने बताया था ना, ऊपर एक पॉइंट बढ़ा लेना है, और अगर पॉइंट को हटाना रहता है तो हम क्या करते हैं, 10 कर लेते हैं। तो हमको जीएसटी कितना लग गया, 826 रुपए क्या हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो 826 रुपए हमको क्या करना है, जीएसटी का हटाना है। तो ये 8550 में से 826 रुपए, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, 15 में से 8 गया, 9 10 11 12 13 14 15, 6 और कितना बच गया, 7। तो हमारा हो जाएगा अमाउंट 7724, कितना हो जाएगा, 7724। इज दिस करेक्ट? ये परचेज किया था कि सेल किया था हमने, प्लीज क्वेश्चन में जरा बताएं। नहीं, तो परचेस किया 7 था। परचेज किया था तो लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, परचेज पे क्या करते हैं, ऐड करेंगे। ओके, परचेज पे हमेशा ऑलवेज हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। परचेज, अभी हमको जीएसटी पे करना है ना, हमने किया है तो हमको जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी पे करना है तो ये ऐड करेगा जीएसटी का अमाउंट। तो 6 का 6, 5 और 2 7, ओके, और देन 8 5 13, 8 और 1 9, तो हो जाएगा 9376। इज दिस क्लियर? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं फिर एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ आपको कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। ओके, निकाल लिया मैडम स्क्रीन? इसके बाद 12% निकालना है ना, 8,500। 8 हाँ, 8,000,
नहीं 6,500 है ना, नहीं नहीं 8550 हम्म 8550 हाँ, सर। तो 12% है ना वो, तो ज्यादा होंगे ना। 8550 का 12%, 12/100, 8550, तो 0 0। ओके, मैंने क्या 1,000। किया हम्म सर, ये वाला अमाउंट है, ये अमाउंट है 8550 का 12%। अब आप कीजिए 12% हो तो 1,026 हो गया ना। 1026। जस्ट चेक इट आउट, मेरा मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लेती हूँ। अमाउंट है 8550 इंटू 12%, हाँ 1026 सर, 1026। तो ये 1026 क्या करना है हमको, प्लस कर लेना है 1026, सॉरी 1026। तो 1026 जब आप ऐड करोगे तो वो अमाउंट हो जाएगा आपका 6 का 6, ओके, 5 का, यहाँ पे पहले 1026 लिख लेंगे हम लोग, 1026, ओके, इज दिस क्लियर? तो 6 का 6, 5 और 2 7, 5 का 5, 8 और 1 9, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 9576, ओके। यस मैम। तो ये हो गया आपका 9576। देखिए सब में पहले आपकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। तो अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया ना, तो आप उसकी रियल वैल्यू कितनी शो करोगे, 9,000। ओके, आप जर्नल एंट्रीज में भी अपना रिकॉर्ड कितना शो करोगे, 9,000 से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। यानी अगर आप परचेज लिखने चाहोगे तो परचेज के सामने आप लिखोगे क्या, 9,000, ओके। उसके बाद आपने क्या दिया, जीएसटी दिया, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि जो भी हमारा 12% रहता है ना, तो यानी 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, ठीक है। स्टेट को भी जाता है और क्या जाता है, सेंट्रल को भी जाता है। तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ अमाउंट, हाँ, तो उसके दो टुकड़े कर देंगे। ये जो 1026 था ना, 1026 को डिवाइड बाय 2 करना रहता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 513 सीजीएसटी में डालोगे, 500 एसजीएसटी में। मैं एंट्री जब बनाओगी तब आपको बताओगी। और आप क्या करोगे उसके बाद, ये हमने उधारी पे लिया था या कैश में लिया था, मैंने ट्रांसेक्शन आपको दिया है वो कैश में दिया है कि उधारी पे दिया है, कैश में। कैश में दिया, ओके। तो आप कैश दोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। तो कैश का अमाउंट आपको जब पे करने का मैंने बताया था कि आपको, और डिस्काउंट कितना मिल रहा था, 450 रुपीज का। और आप पे कितना करने चाहोगे, फिर ये जो अमाउंट है टोटली वो उसके साथ आप शो करके आप लिखोगे। आपका नॉर्मली कैश का अकाउंट कितना बन रहा था, 8550, करेक्ट। डिस्काउंट के बाद आपका बराबर अमाउंट कितना बन रहा था, 8550, है ना। यानी आपको पे कितना बराबर करना था, हेलो, 8,000 हाँ 8,000, 8,005। हाँ। डिस्काउंट कितना हो गया, 450 रुपए आपका क्या हो गया डिस्काउंट। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ये जो 1000 था ना, ये ट्रेड डिस्काउंट हम जो है शो नहीं करते, क्योंकि ये क्या रहता है, प्रिंट डिस्काउंट रहता है। तो प्रिंट डिस्काउंट को कभी भी जर्नलाइज में शो नहीं किया जाता, सिर्फ ट्रांजेक्शन के नरेशन में रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। ऑलवेज रिमेम्बर डेट कि ट्रांजेक्शन का जब वो पूछेगा टोटल डिस्काउंट अमाउंट भी ना, तो आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट अलग हो जाता है, ये सिर्फ अजम्पशन के बेस पर देते हैं, है ना। यानी देखो अगर आप कोई भी मिंत्रा या अमेजोन वगैरह से बाय करने जाओगे, तो आपका लिया देखो, आप पहले ही पेज ओपन करोगे, लिखा रहता है 50% सेल्स नाउ, ओके। तो उसने क्या किया था, वो तो सेल्स वैल्यू बता रहा था आपको डायरेक्टली। तो इसकी देखो आपको नीचे वैल्यू अलग, वो वैल्यू अलग। अभी इसको, ये आपका, आप लोग ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, यस, यस मैम, निकाल ली। ओके। तो मैं इसको क्लियर करके हटाऊं अभी, No. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओके। शेयर स्क्रीन, हमारा ट्रांजेक्शन चल रहा था ना। देखिए अभी हमने परचेज किया कुछ, अब इसकी एंट्री कैसे देनी है, ये चीज आप ध्यान रखें।
जब हमको गुड्स परचेज करे तो हमारे पास क्या आया, परचेजेस अकाउंट। ओके, हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट लिख दिया। उसके बाद हम क्या करें, चार्ज भी हो रहा है हमको, क्या चार्ज हो रहा है, देना क्या क्या है, और परचेज तो किया है, और क्या क्या हमको मिला है देने के लिए, इनपुट CGST अकाउंट, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डेबिट, डेबिट इनपुट SGST अकाउंट। अच्छा, लेकिन इधर हम लोगों को मेंशन भी करना रहता है, हम लोग को टोटल कितना परसेंट दिया था, 12%। जो भी हम लोगों को दिया रहता है ना, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि CGST और SGST को हम क्या कर देते हैं, आधा आधा दे देते हैं। ठीक है, दोनों भाई भाई है ना, तो चलो तुम भी थोड़ा सा, तुम भी गवर्नमेंट कमा लो, हम भी थोड़ा सा कमा लेते हैं। ओके, नाउ डेबिट, यहाँ तक आ गया। तो पहले आपका परचेसेस का अमाउंट कितना बनेगा, 9000 बनेगा। ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू हटाकर वैल्यू कितने की बनेगी, 9000 का आपने परचेज करा। उसके बाद आपको 513 रुपए CGST के लग गए, 513 रुपए SGST के लेते हैं। अब आ गई बात कैश में पे करने की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिखोगे आप टू, सॉरी कैश अकाउंट के बाद क्या बन जाता है, डिस्काउंट, क्योंकि हमको कैश डिस्काउंट भी तो मिला है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा हमारा कैश डिस्काउंट कितना था, 450 रुपीज का। अब मुझे बताएं 9000 प्लस 336 112 55 10, तो 10026 हो गया था। 10026 में से 450 लेस कर लिया तो 6। ओके, 5 और 5 12 में से 10 का 9, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9576 आपको क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 9576 अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। इज दिस करेक्ट और इजी टू अंडरस्टैंड? समझा कि नहीं? इसमें एक बार वापस से रिवाइज करती हूँ। आपने मैम 10,000, एक मिनट, वो GST जो आपने निकाला वो दोनों CHST और SGST इसमें डिवाइड करना पड़ेगा हाँ हमेशा? उसमें कंपलसरी डिवाइड करना। आप अगर अपना बिल देखोगे ना, कोई भी अगर आप बाय करोगे ना, तो आप वहां पे नीचे की लाइन देखो, अगर आप अमेजोन वगैरह से भी आप लोग ऑनलाइन मंगाते हो प्रोडक्ट, हाँ मंगाता, हाँ हाँ, तो जब आप बिल नहीं देखते होगे, बिल अगर आप देखे ना, वहां पे देखो छोटा सा एक नीचे बॉक्स बना हुआ रहता है, तो उसके अंदर जो भी आपका GST देखो लगा, यानी आपका बिल अमाउंट ये, आपका डिस्काउंट अमाउंट ये, और उसके बाद वो जो है ना अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जो बिल के ऊपर है ना, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है CGST SGST, और वो दोनों कॉलम का फिर आपको टोटल करके अमाउंट रहता है। कभी अगर आपके पास अभी न्यूली बिल आएगा ना, तो आप चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा। अभी मैंने एक ऑर्डर दिया है, अगर रिसेंटली मेरा प्रोडक्ट पहले आ गया तो फिर मैं आपको बिल शेयर करूंगी, तो आपको एक अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये एक चीज थी कि 10,000 का जो प्रोडक्ट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट को उसकी वैल्यू हो गई थी 9000 रुपीज, उस पर हमको 5% कैश डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद 12% हमारे ऊपर क्या लग गई, GST लग गई, तो GST लगने के साथ ये वैल्यू बन गया हमारी। ओके, करेक्ट नरेशन। ओके, बीइंग goods purchase on cash, 10% trade discount, Purchase on credit. purchase on cash ना कि credit, अच्छा purchase on, ओके purchase from राम, ओके क्रेडिट था ना, तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा, तो राम आएगा, कैश नहीं आएगा। मुझे लगा मैंने आपको ये दिया, तो राम आएगा, कैश नहीं आएगा।
ओके, ऑन क्रेडिट, ओके, 10% trade discount, comma 5% cash discount and 12% GST. Correct? Clear? यस मैम। ये था आपका ऑलमोस्ट, ये करने वाला, क्या करने वाला आपको, ये चीज पे आपको ये मिल जाता है कि डिस्काउंट केस पे आपको किस तरह से कैलकुलेशन, क्या जर्नलाइजर ट्रांजेक्शन, अभी आपको एंटी समझ में आ गई होगी, व्हाट डेबिट व्हाट क्रेडिट। तो इससे ज्यादा और जर्नलाइज में और कोई चीज नहीं, सिर्फ अगर कंफ्यूजन करता है तो ये डिस्काउंट का कंसेप्ट और जीएसटी को लेकर कंसेप्ट। तो अगर ऑलमोस्ट अगर आपका क्लियर है तो बेस्ट हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा आगे तो नहीं बढ़ती हूँ, आज हम लोग थोड़ा सा यहीं पे फिनिश करेंगे। और अभी आप मुझे बताएं डबल एंट्री को लेकर आपको कुछ और है डाउट या फिर इसको लेकर? हेलो 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 हेलो। मैम इसमें बाय चेक कर रहा तो कैसे एंट्री होगी? बाय चेक किया तो आपने डायरेक्टली राम की जगह पर बैंक आ जाएगा। आपने बैंक से पैसा दिया ना, चेक से दिया मतलब बैंक से पैसा दिया, तो आप क्या करोगे, बैंक लिखोगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस, किसी को भी कोई क्वेरी है? मैडम ये आपने ये एग्जांपल लिया है कि नहीं? कौन सा? उधारी में लिए, क्रेडिट में लिए कि कैश में लिए, ऐसा हाँ, एक ऐसा समझ। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000, अगर सिर्फ कैश में होता ना तो फिर वो हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर लिख कर देता कि कैश में। अभी यहाँ पर अगर उसने सिर्फ नाम मेंशन किया तो हमको यही समझना है कि हमने राम से उधार पे लिया है, समझे, तभी तो हमको नाम दिया है। वरना अगर कैश में लेते तो किसी के नाम की जरूरत ही नहीं होती। सिंपल एंड लॉजिकल। हाँ, अगर यही दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000 एंड पेमेंट डन बाय द चेक, जैसे मैडम ने पूछा पेमेंट डन बाय द चेक, तो हमने चेक से पेमेंट दिया, मतलब हमने कैश में नहीं दिया, हमने सारा के सारा पैसा किस में दिया, बैंक से दिया, तो चेक जो है बैंक से वैलिड होगा। अच्छा, कभी कभी ये भी बोलता है कि पेमेंट डन विद द बैरर चेक, ठीक है, तो बैरर चेक भी अगर आप दोगे तो पैसा किससे जा रहा है सर, बैंक से ही जा रहा है। बैंक से। इज क्लियर? तो कभी भी अगर आपको चेक आ गया ना बीच में, तो ऑलवेज रिमेम्बर डेट कि आप पैसा कैसे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो। क्योंकि अगर आपने बैरर में भी लिखा है, बैरर चेक भी उसके हाथ में दिया है, तो सामने वाला पैसे कहाँ से विड्रॉल कर रहा है, बैंक से विड्रॉल कर रहा है। बैंक वाला अगर पैसे आपके चेक पर इशू कर रहा है तो बैंक वाला वहां पे लिखेगा सेल्फ, या फिर वो नाम लिख देगा कि चेक इशूड बाय सो एंड सो, है ना, सिंपल। बराबर। ओके, एनीथिंग एल्स? या मोस्ट वेलकम सर। हाँ, कभी कभी वो गुड्स में 80% भी रहता है जीएसटी। हाँ, जीएसटी, वो गुड्स रहता है ना, हाँ, वो अलग अलग गुड्स लिए तो अलग अलग गुड्स। अभी देखिए, गुड्स लिया है, मशीनरी लिया होगा, कोई भी गुड्स लिया होगा। गुड्स मतलब एक है ना, पार्ट्स है, प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी स्टॉक समझ लीजिए। गुड्स मतलब कि हमने स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, अभी हमने मिक्स गुड्स खरीदा, है ना। तो कोई भी हमने जो गुड्स मतलब, यानी इसलिए कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह को बार बार हम अलग अलग चीजों में इंडिकेट करने से बेहतर है कि हम उसको नाम दे देते गुड्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ओके, सो आज का फॉर्म था हमारा यहीं पर, और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको थोड़ा सा क्लियर करना था कि उससे रिलेटेड मुझे आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन के 2 फॉर्म बताने थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो 2 फॉर्म है ना, एक तो होता है, वो मेरे को स्क्रीन स्पेशल करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, डेप्रिसिएशन के 2 फॉर्मेट होते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन के 2 फॉर्म होते हैं।
एक होता है FIM मेथड, FIM मेथड, और एक होता है RBM मेथड, RBM मेथड। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको 4-5 सम, 4 तो नहीं 2 सम ऑलमोस्ट करूंगी ट्राई कि मैं आपको बता दूं। FIM मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। FIM का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, RBM का मेथड होता है, और DBM भी होता है, DMU भी लेते हैं और DBM भी लेते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM। ओके, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये दोनों का मेथड का मतलब क्या है, थोड़ा हमने यहाँ पर, अगर हमने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, हाँ, हर साल वो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन करना है 10% के बेस पर, तो हर साल हम क्या करेंगे, 10,000 का क्या निकालेंगे, 1,000 रुपए क्या करते हैं, निकालते जाएंगे। 10,000 में से एक चला गया तो कितना हो गया, 9,000। 9,000 में से एक चला गया तो कितना बचेगा अभी, 8,000। 8,000 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7,000। ओके, तो ये नहीं, हर साल फिक्स है ना। फिक्स मतलब हर साल हमको क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी के ऊपर जो देना है डेप्रिसिएशन, उसको हम कहते हैं FIM मेथड। RBM मेथड क्या बोलता है, यही 10,000 का जो प्रोडक्ट है, उसने खाली बिस्किट को चाट के रखा है। 10,000, तो 10,000 में से फर्स्ट ईयर आपने क्या निकाल दिया, 1,000। ओके, तो 10 में से 1 चला गया तो कितना हो गया, 9,000। ओके, ये कितना हो गया आपका, 9,000। अच्छा, अभी RBM मेथड में क्या करना रहता है, ये जो वैल्यू आती है ना आपकी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना रहता है। अब 9,000 पे 10% बोलेंगे तो कितना, 900। ओके, 0 0, 10 में से 9 गया 1, और ये आ गया 81,100। ओके, अब इसके ऊपर 10% निकालना है, मतलब 810। ओके, 0, 9 में, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, ये क्या हो गया था, 0, 8 का 7, 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 2, 7290। फिर उसके ऊपर 10% मतलब 729। ओके, तो ये जो बैलेंसिंग पर आता है ना, ये जो डेप्रिसिएशन हम हर साल बैलेंसिंग मेथड पे करते हैं, उसके लिए हम उससे कहते हैं रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इज दिस क्लियर? यस अच्छा, मैम। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा हो जाता है, फिक्स इस पे ओरिजिनल वैल्यू, हाँ, ओरिजिनल वैल्यू पे, और ये जिस पे बैलेंसिंग निकलता है पे। उस पे। हाँ, अच्छा, इसके अंदर कंफ्यूजन करने के लिए क्या दे देगा आपको, इसके अंदर है ना, क्वेश्चन में बीच में डाल देगा कि ये मशीनरी था 10,000 का। ओके, आपने बाय किया, और नहीं, 8,000 का मशीनरी लिया, 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लग गए, तो आपको मशीनरी कितने की पड़ी, ओवरऑल 10,000 की ही मशीनरी पड़ी, है ना। चाहे आपने रेफ्रिजरेटर 5,000 का खरीदा हो, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए 8,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये दिए हो, तो टोटल 7,000 का ही वो प्रोडक्ट आपका वैलिड होगा ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सिर्फ 5,000 में पड़ा, और उसको इंस्टॉलेशन के लिए अगर अलग, आज हम लोग AC लेकर आते हैं, 50,000 का AC आ जाता है। ओके, कंपनी देती है, उसमें हम लोग पहले पूछते हैं फ्री इंस्टॉलेशन है कि इंस्टॉलेशन वाला आएगा, तो बोलेंगे इंस्टॉलेशन वाला खुद आएगा, आपको खुद करवाना पड़ेगा, तो हम इंस्टॉलेशन वाले को बाहर से बुलाते हैं, इंस्टॉल करके दो, ठीक है, तो वो 2,000 रुपये ले लेता है, तो आपको AC एग्जैक्ट कितने में पड़ा, 52,000 में पड़ा। इज दिस क्लियर? उसके Yes, बाद ma'am. वो बोलेगा कि ये 52,000 का आपने AC खरीदा, उसके बाद उसके लिए आपने कवर खरीद लिया, उसके लिए आपने स्टेबलाइजर खरीद लिया, और 6 महीने के बाद खरीदा, ठीक है, यानी या तो उसके अंदर से जो, यानी आपको और ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा बोल देगा कि 50,000 का जो मशीनरी है, उसमें से जो 30,000 का मशीनरी था, उसको आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, 20,000 का मशीनरी अब तक आपके पास है, तो उसके ऊपर ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं 2 सम लूंगी आपको, नहीं 2 नहीं 4 सम हो जाएंगे, FIM मेथड और एक RBM मेथड को लेकर, ठीक है, तो वो, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कर लेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू कर लेती हूँ।
ये आपको समझ में आया है डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, एक एफआईएम मेथड और आरबीएम Yes, ma'am. मेथड, ठीक है। तो इससे दो रिलेटेड सम मैं आपको करा दूंगी, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हो जाता है जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना, दो पर्सन होते हैं ए और बी, ओके। मैडम, हाँ मैंने बोला वो जो अपन दो मेथड बताएगी नहीं, हाँ हाँ तो जो जो परसेंट है उसकी उम्र नहीं रहती क्या, जो अपन ने समझा मशीनरी खरीदी है रहती है ना सर, उसकी कभी उम्र? कभी हाँ। सम में देता है कि इसके यानी एक्सपेक्टेड ईयर कितना है, 10 साल है, 5 साल है, 4 साल है, कभी कभी नहीं देता है डायरेक्टली कि जब होगा तो स्क्रैप वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो जब मशीनरी या आप प्लांट वगैरह जब लगाते हो ना, मशीनरी या प्लांट, तो उसका एस्टिमेटेड लाइफ देता है मशीनरी का। अदरवाइज फर्नीचर तो स्क्रैप वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। तो उनका ये एस्टिमेटेड लाइफ नहीं देता। ऑलवेज रिमेम्बर डेट, अगर मशीनरी समय दिया है तो आपको एस्टिमेटेड लाइफ दिया रहेगा 10%, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। बट स्टिल अगर आपको ये दो कंसेप्ट अच्छे से आ गए हैं ना, तो आपको वो 10/100 वगैरह वाला करने वाला इतना इशू नहीं आएगा, स्क्रैप वैल्यू के साथ वाला फॉर्मूला। बट स्टिल मैं वो फॉर्मूला भी आपको बता दूंगी, ताकि इनकेस कभी सम आ गया स्क्रैप वैल्यू को लेकर, तो यू शुड बी अपीयर ओवर दैट, कि आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, ओके। अच्छा, अभी कितनी मिनट बाकी है? ऑलमोस्ट 9-10 हो गया है, तो हम लोग आज स्टॉप करेंगे यहीं पे, क्योंकि 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको कोई भी टॉपिक मतलब डिटेल में अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। ऑलमोस्ट एक टॉपिक को लेकर मुझे 45 मिनट्स आना बहुत जाता है, जिस तरह से आज हमने किया, एक जनरल एंट्रीज का सम किया और एक इसका किया है हमने, ओके। सो होप सो कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए, और अगर कुछ और इशू है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ट्राई कीजिए कि अगर आपको इससे रिलेटेड, जनरल एंट्री से रिलेटेड या डबल एंट्री से रिलेटेड अगर सम मिलते हैं, ओके। देखिए एमसीक्यू आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको कहीं और से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर की बुक ले लें, फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम की या बीबीए की, ओके। जो भी कॉमर्स सेक्शन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो एग्जिट कॉमर्स का, ओके, नॉट अदर बैक वगैरह में मत जाए, क्योंकि उनका थोड़ा सिलेबस अलग हो जाता है। तो कॉमर्स से रिलेटेड जो प्लेन कॉमर्स है वो, उससे रिलेटेड, और 11-12 का अगर आप बेसिकली कंसेप्ट देख लोगे जनरल एंट्रीज के लिए, जो 11-12 के कंसेप्ट से जूनियर कॉलेज में मेरा होने की वजह से आई हैड प्रोवाइड यू, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू टेक्सचुअल हो गए या एक्स्ट्रा हो गए, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू। तो वो आपको गो थ्रू करने के लिए इजी हो जाएगी, यानी मोर देन इनफ हो जाएगा कि 50% ऑफ अ कॉमर्स सिलेबस आप इजीली कर सकते हो, ओके। थैंक यू मैडम। Okay, thank you very much to attend my lecture and given your such a time. Okay, okay. So tomorrow we will continue same time. We are going to be start our lecture. मैम वो आपने वो फर्स्ट वाला बिजनेस वाला इन्वायरमेंट का आप बोल रहे थे क्वेश्चंस देने वाली थी, आपने Okay, I think I forgot over there. मैं आज नाइट में आपको देखकर, मेरे पास बुक है, आपके पास नेट सेट का बुक नहीं है मैम? है ना मैम, अरियंत का ही है मेरे पास, वही बोल हाँ, रही बस थी। मेरे पास भी वही है मैडम, जैसा जिनके पास हाँ, नहीं था ना, तो वो करना था। अदरवाइज सेम बुक है मैडम मेरे पास भी, यानी वही करंट ईयर का है, 2021-22 का। तो वो बेसिकली बिजनेस उसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैम उसमें फर्स्ट वाला जो दिया है एनवायरनमेंट का, वो भी सब पढ़ना है क्या? और वो तो मैंने कंसेप्ट क्लियर इसमें करा दिया एक मैडम मिनट, आपको, जो मैंने जो कंसेप्ट क्लियर करवाया ना मैडम, वही सिलेबस को, वही बुक को लेकर करवाया आपका पूरा। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो या मेरे नोट्स अगर आपके पास सामने हो गए ना, जो मैंने कहा है, तो वो मोर देन इनफ है आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, ओके ओके। बिजनेस। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम वो मैनेजमेंट का थोड़ा कुछ अलग है क्या मैच मैम, सेम ही है? मैनेजमेंट के अंदर सर मैंने बताया ना कि जो बैलेंस शीट है ना, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बैलेंस शीट होगा, उसके अंदर आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस के बारे में आएगा। उसके बाद मैनेजमेंट के बेसिकली उसके अंदर और कंटेंट्स आप ये कर सकते हो कि रेशियो एनालिसिस भी उसके अंदर होंगे, तो रेशियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी हम लेने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो वो भी आपको करना है। आपका मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ मैम, बिजनेस मैनेजमेंट का। तो आपको बेसिकली यही सारे कंटेंट्स, डेप्रिसिएशन भी रहेगा आपको सर, उसके बाद आपको मैनेज बिल ऑफ एक्सचेंज भी रहेगा आई थॉट, उसके बाद
जो मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स जो मैंने आपको बताया ना, अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, अकाउंट्स 3, उसके बाद कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग भी आ जाएगा सर आपको, ठीक हाँ है। yes. कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग का भी कंसेप्ट होगा आपको, और टैक्सेशन भी होगा। हम हमें सिलेबस में था वो, अपनी मैनेजमेंट के सिलेबस में था वो मैम। हाँ, टैक्सेशन भी, मतलब टैक्स, पूरा टैक्स आएगा आपको। बेसिकली इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इनकम फ्रॉम द ये अदर सोर्स आपको आता है, और कैपिटल गेन के ऊपर आता है आपको। तो वो भी मेरे पास नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स है सर, मैं आपको मतलब अभी शेयर करती हूँ, बट होप्स कि आपको मेरी राइटिंग समझे, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो राइटिंग जरा डॉक्टर राइटिंग हो जाती है। तो इसीलिए टाइम अवेलेबल बेस्ट के मैं आपको जितना हो सके इस पे दे दूं। और नोट्स जो भी मेरे पास हैंड रिटन लिखे हुए ना सर, क्योंकि मैंने ओवरऑल जो मेरा मैंने 2008 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, एंड दैट टाइम मेरा जो स्कोर था वो 92 तक था टैक्सेशन में, टचवुड। तो वो सारे मुझे मेमोराइज थे, तो वो मैंने सिर्फ टेक्सुअल यानी वो कंसेप्ट टेक्स्ट बुक लेकर वो चीजें कंफर्मेशन की थी। तो हाँ, वो आपका बहुत सारा कोर्स था, हमारा इतना नहीं था स्कोर, हम सिर्फ पास हुए थे टैक्सेशन में। नहीं आया है मेरा फाइनल, मतलब टैक्स वगैरह को लेकर अच्छा, यानी अकाउंट्स तीनों अच्छे थे मैडम। थ्योरेटिकल मैंने कहा ना, मुझे अगर सब में बोरिंग लगता था ना तो इकोनॉमिक्स लगता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में सब कहते हैं कि मेरा स्किल अच्छा है, बट सामने से ऐसा कम्युनिकेट करने पर सामने वाले को पता चलता है ना कि कौन सा स्किल अच्छा है। बट पर्सन्स मुझे कहते हैं कि आपका इकोनॉमिकल एजेंडा अच्छा है एज कम्पेयर टू द अकाउंटिंग, बिकॉज मैं क्या करती हूँ कि थ्योरेटिकल यानी सारी चीजों का सर्वे कर लेती हूँ। अगर तो उसमें कोई लोग कहते हैं कि आपका मार्केटिंग अच्छा है, बट मुझे मार्केटिंग करने नहीं आती। मार्केटिंग के स्कोर्स पता है, मार्केटिंग की लाइन पता है, बट मैं कन्विंस नहीं कर पाती। कन्विंस पावर नहीं कि आप मेरा लेक्चर लो कि ये करो, इससे कन्विंसिंग नहीं आता। दैट्स अ मेन इशू। तो ये सारी चीजें अलग अलग फील्ड को लेकर, एक्चुअली कॉमर्स के अंदर है ना मैडम बहुत सारे फील्ड हैं, जिस तरह साइंस के अंदर बहुत ज्यादा फील्ड है। हाँ मेन हाँ इंट्यूशन ऐसा है कि अगर हम कॉमर्स फील्ड को चूज करते हैं तो हम हर एक फील्ड की जो चीजों पे है ना अटैच कर सकते हैं। लाइक हम सबके साथ कोऑर्डिनेटिव होते हैं, आर्ट सेक्शन वालों के साथ भी, साइंस फील्ड वालों के साथ भी। हाँ, साइंस दोनों वालों के इसमें। भी, साइंस वालों को भी हमारी नीड पड़ती है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन कौन करेगा, कॉमर्स फील्ड वाला ही करेगा। जो हाँ दूसरे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है उनको भी लगते हैं कि उनका जो रिकॉर्ड है वो कौन प्रॉपरली रखेगा, ऑडिट कौन करेगा, तो हम ही करेंगे। तो इसीलिए कॉमर्स फील्ड बनाई गई है। इज दिस करेक्ट? तो हमको निराशा नहीं होना है कि हम भी टॉप कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। होप सो, टच। मैम, ओके। एक सीरीज थी मैम, उस दिन आपने वो सिखा ना बिजनेस एनवायरनमेंट का। हाँ मेरा हाँ। मेरा एक्चुअली हिंदी में है मैम, मेरा बुक, मेरा ओके इंग्लिश में नहीं है। ओके, तो तो उसमें मैं इंग्लिश के आपको एक काम करती हूँ, मैंने एक काम करती हूँ, जो मेरे नोट्स रहते हैं ना रिलेटेड, अभी मैंने हाँ आज लिख के रख लिया है कि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट किया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से आर्यन का जो मेरा इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, मेरे पास सर हाँ हाँ मराठी में नहीं है, तो हिंदी के सॉरी इंग्लिश में जो कंसेप्ट है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। आज मैंने आपको लिया है जर्नल, और आपको डबल एंट्री जो लिया है, तो जर्नल एंट्री और डबल एंट्री से रिलेटेड जो टॉपिक था वो चीज मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ओके मैम। यानी नहीं, उससे मुझे एक रिलेटेड बिजनेस एमसीक्यू। पूछना था मैम कि हाँ औद्योगिक अधिनियम 1991 और हाँ, औद्योगिक अधिनियम 1956 तो क्वेश्चन में आया, तो वो कैसे पूछेंगे? वो वो तो अलग अलग। डेवलपमेंट देखिए 1991 में वो हाँ जनरेट हुआ था, और उसको हाँ हाँ प्रोसीजर को यानी यूज में कब लाया गया, तो 1995 में। ओके रजिस्ट्रेशन कब हो गया था, यानी लॉ कब पास हो गया था, 1991 में पास हुआ था, और वो यूज कब आया, हाँ 1995 में आया। ओके। ओके। और इससे रिलेटेड, और मैंने जितना भी हमारा अरियंत का बुक देखा है ना, तो उसके अंदर जो नेट सेट के लिए है, जो वो है ना, वो हायर लेवल पे है नेट और सेट। वो हायर लेवल इसके लिए, बिकॉज ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा एमपेट जो है वो कम है, एमपेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट उनका क्या कंसेप्ट है, ओवरऑल थ्रो, यानी वो वर्ल्ड वाइड के बारे में बता रहे हैं हमको कि अगर ये कंपनी हाँ जो है इंटरनेशनल मार्केट में रहेगी तो हमको क्या करना है। और हम लोग एक जो है एक महाराष्ट्र स्टेट को लेकर हम लोग जो स्टडी करते हैं ओवरऑल थ्रो जो टेक्सुअल है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में बैठ जाता है। ओके। नेट सेट जो है ओवरऑल पूरा, इट इज नॉट महाराष्ट्र ओनली, पूरा स्टेट के बेस पर हो जाता है, हाँ तो इसीलिए ये स्टेट लेवल तक चला जाता है। ओके।
तो उसमें मैंने देखा है कि इकोनॉमिकली और जैसे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड जो है, ऑडिटिंग जो है वो, कम्युनिकेशन जो है वो, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ओके, तो होप सो कि आपका मतलब एग्जामिनेशन बाद में है, बट स्टिल जितना मुझसे हो सकता है, जो 5-6 दिन में आपको जितना दे सकती हूँ, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, वो देकर मैं आपको अपना नॉलेज गेन करूंगी। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक Okay, यू ma'am. सो Thank मच you. फॉर योर सच अ टाइम। ओके सर, ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग टू यू। ओके सर, हाँ ओके मैडम, या सर, प्लीज लीव द मीटिंग। ओके। Okay.